नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। हम लोगों ने 50 दिनों की यूपी लेखपाल स्पेशल टारगेट सीरीज को यहाँ पर है ना स्टार्ट किया है। आज यह पहला दिन है। 50 दिन में हम पूरे सिलेबस में जो भी है ना चीज़ें हैं सबको कवर करेंगे। पूरे है ना जो MCQ होंगे उनको कवर करा देंगे आपको, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो इकॉनमी हो, साइंस टेक हो, डिजास्टर मैनेजमेंट हो, एनवायरमेंट इकोलॉजी हो, हिंदी हो, DI हो, है ना। जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपके, ग्राम विकास योजनाएं हो, यूपी स्पेशल हो, कंप्यूटर हो, सभी के हम यहाँ पर जो MCQ के रूप में हम यहाँ पर सब्जेक्ट आपको कराएंगे। इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपका टेस्ट भी हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में है ना, ये वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है, लगभग 400 प्रश्न मैंने लिए हैं, तो आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। ठीक है, क्योंकि इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पर्यावरण से अभिप्राय क्या है? तो पर्यावरण क्या होता है? भूमि, जल, वायु, पौधों और पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है, तो इसको भी पर्यावरण कहते हैं, है ना। जो है ना भूमि है, जल है, वायु है, पौधे हैं, पशु हैं, जो इनकी सब मिलकर ये सब चारों ओर अस्तित्व में है, उन संपूर्ण दशाओं का योग जो किसी व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे होती हैं। किसी व्यक्ति को जो चीज़ें घेरे हैं वो पर्यावरण है। ठीक है। भौतिक यानी स्थल, भूमि, जल, वायु ये भौतिक हैं। जैविकीय यानी पौधे और पशु जैविक हैं। सांस्कृतिक तत्वों की यानी जो मानव के द्वारा क्रियाकलाप हैं, उनकी अंतःक्रियात्मक व्यवस्था जो अंतः संबंधित होते हैं, तो ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, पर्यावरण घटक किससे बनता है? पर्यावरण किससे बनता है? जीवीय घटकों से, भूआकृतिक घटकों से, अजैव घटकों से, उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी से। जीवीय घटक माने पर्यावरण में जो जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, सूक्ष्म जीव हैं, वो जीवीय घटक हैं। अजैव घटक में स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल, भू आकृति घटकों में पर्वत, पठार, मैदान, ये सब। तो उपरोक्त सभी। सामान्यतः पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। निम्न में से कौन सा एक इस वर्गीकरण का अंश नहीं है? तो भौतिक पर्यावरण होता है जलमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल। जैविक पर्यावरण होता है ना, जिसमें पेड़ पौधे, मनुष्य, सूक्ष्म जीव होते हैं, जीव जंतु होते हैं। सांस्कृतिक पर्यावरण भी होता है जो मानव के क्रियाकलाप हैं, धर्म है, नैतिकता। लेकिन परिचालन पर्यावरण ऐसा कोई पर्यावरण नहीं होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। सतत विकास मानव समाज के लिए महत्वपूर्ण है। सही बात है। सतत विकास का मतलब होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कैसा डेवलपमेंट? सस्टेनेबल। इसका मतलब होता है हम ऐसा विकास करेंगे जिससे कि हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो तो पूरी हों ही, वर्तमान पीढ़ी की जो आवश्यकताएं हैं हम लोगों की वो तो पूरी हों ही, बट हम जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनको इस प्रकार से उपयोग करें, दुरुपयोग ना करें, इस प्रकार से उपयोग करें कि भावी जो आने वाली पीढ़ी हैं उनको भी वो चीज़ें मिल जाएं। तो उसको सतत विकास कहते हैं, है ना। तो सतत विकास मानव समाज के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। सही बात है। सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की जरूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकताएं पूरी करे। तो यही बात तो मैंने बताई है आपको। तो इसका क्या आंसर होगा? ए तथा आर दोनों सही हैं, और जो आर है वो ए की सही व्याख्या भी है ना। आगे चलते हैं। वर्ष 1987 में, ध्यान रखेंगे, संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण से संबंधित एक प्रतिवेदन, एक रिपोर्ट की प्रस्तुति के उपरांत धारणीय विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर चर्चा प्रारंभ हुई थी। वह प्रतिवेदन, वह रिपोर्ट कौन सी थी? 1987 में संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण से संबंधित एक प्रतिवेदन की रिपोर्ट हुई थी। उस प्रतिवेदन का नाम था अवर कॉमन फ्यूचर, है ना। अवर कॉमन फ्यूचर आई थी 1987 में एक रिपोर्ट, है ना, जिसको ब्रेंटलैंड आयोग भी कहते हैं। ये जो आयोग बनाया गया था धारणीय विकास के लिए 1987 में, इसको ब्रेंटलैंड रिपोर्ट भी कहते हैं, अवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट भी कहते हैं। ठीक है, उसका नाम था, ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं धारणीय विकास के लिए। इसको धारणीय विकास कह दो या संपोषणीय विकास कह दो या सतत विकास कह दो, एक ही चीज़ है। इंग्लिश में सस्टेनेबल डेवलपमेंट। किसके उपयोग के संदर्भ में? अंतर पीढ़ीगत यानी पीढ़ियों के बीच संवेदनशीलता का विषय है। तो प्राकृतिक संसाधनों के बीच संवेदनशीलता का विषय है। प्राकृतिक संसाधन जो हैं वो हम तो यूज करें ही करें, साथ ही साथ भावी जो भविष्य की पीढ़ियां हैं उनको भी मिलें। सतत विकास के लिए आवश्यक क्या है? तो सतत विकास के लिए आवश्यक है जैव विविधता का संरक्षण। सही बात है। जीवों की जंतुओं की विविधता का संरक्षण। प्रदूषण का निरोध और नियंत्रण। सही बात है। निर्धनता को घटाना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। आगे चलते हैं हम। इनमें से कौन सा सतत विकास लक्ष्य नहीं वर्ष 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया? तो देखिए 2015 से 2030 तक, है ना, सतत विकास लक्ष्य हैं SDGs, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं 17। यानी 17 में से कौन सा नहीं है वो जी पूछना चाह रहे हैं। तो लैंगिक समानता है, ये 5 में है, 5वां सतत विकास लक्ष्य है। शून्य भूख ये दूसरा है, 0, है ना, हंगरनेस।
अच्छा स्वास्थ्य और भलाई ये 3 में है, SDG 3। अंतरिक्ष अनुसंधान ऐसा कोई SDG 17 में से नहीं है। आप ध्यान रखेंगे 17 सतत विकास लक्ष्य को आप याद कर लेंगे। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, उपर्युक्त में से कौन सी क्रियाएं पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ती हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ कहाँ से आता है? प्रकाश संश्लेषण से आता है क्या? नहीं, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण से तो ऑक्सीजन आता है, कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी आता है। श्वसन से क्या आता है? हम लोग सांस जब लेते हैं तो क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। जब पदार्थों की अपक्षय से भी क्या आता है? कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। मीथेन भी निकलता है। ज्वालामुखी क्रिया से भी क्या आता है? कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। तो इसमें जो प्रकाश संश्लेषण होगा एक होगा, वो तो होगा नहीं। इसमें जो पहला लिखा ना एक, तो एक में प्रकाश संश्लेषण तो होगा नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2, 3 और 4। ठीक है, आगे चलते हैं। अधोलिखित में से कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है? तो कौन नहीं बढ़ाता है? प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ाता नहीं है, बल्कि घटाता है, सोखता है। पेड़ पौधे सोखते हैं। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है? सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कार्बन चक्र में होती है, जल चक्र में, हाइड्रोजन चक्र में। तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है जल चक्र में, क्योंकि सौर विकिरण आएगी, वो पड़ेगी समुद्र की सतह पर, तो बाष्पीकरण होगा, बाष्पीकरण के बाद संघनन होगा, तो बादल बनेंगे, फिर वर्षा होगी। तो जल चक्र जो होता है ना, उसमें सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आगे बात करते हैं, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है किस पर? तो वर्षा की मात्रा निर्भर करती है वायुमंडल में नमी कितनी है ना, ह्यूमिडिटी कितनी है, आर्द्रता कितनी है। वायुमंडल में जो जलवाष्प है उसको नमी बोलते हैं, वो कितनी है उस पर निर्भर करती है वर्षा की मात्रा। आगे बढ़ते हैं। कई प्रतिरोपित पौधे इसलिए नहीं बढ़ते क्योंकि, मतलब कई बार पौधे नहीं बढ़ते, प्रतिरोपित माने एक जगह से उखाड़कर दूसरी जगह लगा दिया जाए, क्योंकि प्रतिरोपण के दौरान अधिकांश जो मूल रोम होते हैं, जो जड़ों में मूल रोम होते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं, और मूल रोम ही तो, है ना, मिट्टी से जल को अवशोषित करते हैं। अब जब मूल रोम ही नष्ट हो गए हैं तो जो पौधा है वो सूख जाता है, मुरझा जाता है, मर जाता है। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? तो एटमॉस्फेयर, वायुमंडल कहते हैं। वायु क्या है? तो वायु एक मिश्रण है, मिक्सचर है, बहुत बहुत सारी गैसों का मिश्रण है। कौन सी नोबेल गैसें यानी उत्कृष्ट गैसें, जो समूह आवर्त सारणी का वर्ग 18 है, ग्रुप 18 है, उसमें नोबेल गैसों को रखा गया। नोबेल माना उत्कृष्ट गैसें या अक्रिय गैसें। ये गैसें किसी से क्रिया नहीं करती हैं, है ना। यानी कि बाहरी कक्षक में पूरे इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं, ठीक है, बाहरी कक्षा पूरी भरी होती है, तो ये किसी से क्रिया नहीं करते हैं। तो नोबेल गैसों में कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है? तो हीलियम पाई जाती है, ऑर्गन पाई जाती है, नियोन पाई जाती है। रेडोन नहीं पाई जाती है। रेडोन एक रेडियो एक्टिव गैस है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? तो नाइट्रोजन कितना होता है आपको पता होगा, 78%। ऑक्सीजन कितना होता है? 21%। वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत किसका है? तो नाइट्रोजन का है, 78%। ठीक है, जो हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह क्या है? तो सिंपल 78% नाइट्रोजन है। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी हो जाएगी? तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, क्योंकि वनस्पतियां अगर समाप्त हो रही हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा, और वो जो प्रकाश संश्लेषण हो रहा था उससे ऑक्सीजन निकल रहा था वो कम हो जाएगी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पेड़ पौधों का नहीं है? तो पेड़ पौधों का कार्य कौन सा नहीं है? वायु का प्रदूषण। वायु का प्रदूषण थोड़ी करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण भी करते हैं, सूर्य का अवशोषण भी करते हैं, जिसको ग्रीन मफलर कहा जाता है पेड़ पौधों को। ऑक्सीजन की विमुक्ति भी करते हैं, लेकिन वायु को प्रदूषित थोड़ी करते हैं पेड़ पौधे, वायु को शुद्ध करते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद कुल ऑक्सीजन का अमेजन वन में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अनुमानित उत्पादन कितना है? तो 20%। मतलब ये पूछना चाह रहे हैं कि पृथ्वी में वायुमंडल में मान लीजिए जो ऑक्सीजन है वो 100 है, तो उसमें से अमेजन के जो वर्षावन है, अमेजन में दक्षिण अमेरिका के ब्राज़ील में वर्षावनों को अमेजन कहते हैं। इसको पृथ्वी के फेफड़े भी कहते हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा क्या निकालता है? ऑक्सीजन, क्योंकि वन प्रकाश संश्लेषण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को सूख कर ऑक्सीजन निकालते हैं, तो पृथ्वी ग्रह के फेफड़े कहलाते हैं अमेजन। तो ये 20% ऑक्सीजन में योगदान देते हैं। अगर 100 पूरा वायु, है ना, पेड़ पौधे 100 ऑक्सीजन निकाल रहे हैं तो 20 ऑक्सीजन तो अकेले अमेजन वन निकालता है। ठीक है, पर्यावरण अपकर्ष से क्या अभिप्राय है? तो पर्यावरण अपकर्ष मतलब होता है डिग्रेडेशन। तो पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण, मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना, पारिस्थितिकी विभिन्नता के परिणामस्वरूप पारिस्थितिकीय संतुलन, उपयुक्त सभी। तो आंसर क्या हो गया? उपयुक्त सभी। इसका मतलब है ये सभी चीज़ें पर्यावरण को अपकर्ष करती हैं, नुकसान पहुंचाती हैं। अपक्षय का विचार क्या है? अपक्षय यानी वेदरिंग क्या होती है? तो एक प्राकृतिक क्रिया होती है जो चट्टानों को छोटे छोटे कणों में विभक्त करती है। चट्टानों को टूट जाना क्या कहते हैं? अपक्षय। और वो बहकर चली जाना तो उसको क्या कहते हैं? अपरदन, इरोजन। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। निम्न में से किसी एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है? तो धारणीय विकास पर्यावरण से संबंधित है, वातानुकूलन, है ना, कागज के थैलों का प्रयोग, ये सब पर्यावरण से संबंधित है। कागज के थैलों का प्रयोग करें, वातावरण सही रहेगा। धारणीय विकास को अपनाएं, वातानुकूलन को कम करें, AC को। गरीबी को कम करना पर्यावरणीय सुरक्षा से संबंधित नहीं है।
सतत विकास के निर्धारण हेतु किन सूचकांकों को आधार बनाया जाता है? तो सतत विकास के लिए पारिस्थितिकी को भी आधार बनाया जाता है, सामाजिक और सांस्कृतिक को भी, आर्थिक को भी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी सब चीज़ों को आधार बनाया जाता है। सतत विकास लक्ष्य 2017 के सूचकांक में भारत का कौन सा लक्ष्य है? तो देखिए यही क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं। जो क्वेश्चन है ना, मैं बता रहा हूँ आपको, ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ये क्वेश्चन भी नहीं करना। आप वर्तमान में देख लीजिए कब, है ना, जो नीति आयोग ने धारणीय विकास के संबंध में भारत में जो सतत विकास लक्ष्य हैं, उनको भारत में सतत विकास लक्ष्यों को लागू करने वाली संस्था कौन सी है? तो वो है नीति आयोग। ठीक है, तो वो हर वर्ष अपने वो एक प्रकार से सूचकांक निकालती है कि कौन सा उसमें टॉप पर रहा। तो आप लेटेस्ट पढ़कर जाएंगे, है ना, तो ये छोड़ देंगे। धारणीय कृषि क्या होती है? तो धारणीय कृषि का मतलब होता है भूमि का इस प्रकार प्रयोग करें कि उसकी गुणवत्ता बनी रहे, अक्षुण्ण बनी रहे, है ना, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ध्यान रखना है। वर्तमान में जनसंख्या के सुखों का परित्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा तथा अन्य संसाधनों की बचत क्या कहलाती है? संपोषणीय विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एसडीजी भारत में 2030 तक सभी के लिए पानी की उपलब्धता, पानी वाला है एसडीजी छठवां, स्वच्छ पेयजल की, है ना, एसडीजी एक सतत विकास लक्ष्य है, वो एसडीजी छठवां है पानी के लिए, है ना। कौन सा एक भारत में सतत विकास लक्ष्यों के लिए कार्यान्वयन के लिए नोडल संस्थान है? तो भारत में कौन सा है? नीति आयोग जो है वो भारत में सतत विकास लक्ष्य जो एसडीजी हैं उनके लिए नोडल संस्था है, याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था रियो डी जेनेरियो में 1992 में। कब हुआ था? 1992 में। फर्स्ट अर्थ समिट रियो डी जेनेरियो ब्राजील में है। इसी में सतत विकास लक्ष्य पर भी बात की गई थी और उसके लिए एजेंडा 21, एजेंडा 21 का मतलब 21वीं सदी के लिए एजेंडा बनाया जाना था, है ना, पर्यावरण के लिए। तो ये पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? रियो में। आगे बात करते हैं, रियो डी जेनेरियो में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था, किस पर था? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन, ये था संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन, ध्यान रखना है इसको। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो रियो डी जेनेरियो में किया गया था, 1992 में किया था। भूमंडलीय पर्यावरणीय सुविधा, इसको GEF बोलते हैं, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो यह जैव विविधता पर अभिसमय, है ना, CBD कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी यानी अभिसमय यानी कन्वेंशन जैव विविधता पर बायोडाइवर्सिटी, और जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC के लिए वित्तीय क्रियाविधि के रूप में काम करता है। बिल्कुल, देखिए मैं बताऊं आपको, 1991 में GEF की स्थापना हुई, वैश्विक पर्यावरणीय सुविधा ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी की स्थापना हुई। 1992 में रियो में पृथ्वी सम्मेलन हुआ। रियो में जब पृथ्वी सम्मेलन हुआ तो 3, है ना, संस्थाओं का गठन किया गया। उसमें एक CBD थी, है ना, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, एक UNFCCC थी, है ना, इसको बोलते हैं जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा इस समय, और एक थी UNCCD, है ना, संयुक्त जो जलवायु जो है मरुस्थलीकरण पर रोक के लिए है ना, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट, मान लड़ने के लिए, डिजर्टिफिकेशन नहीं, जो मरुस्थलीकरण है उसको रोकने के लिए। तो इन सब चीज़ों को करने के लिए पैसे कौन देगा? तो देगा GEF, वैश्विक पर्यावरणीय सुविधा। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा? अपना ए। ठीक है, ध्यान रखना है। हाँ, एजेंडा 21 क्या है? तो मैंने बताया है, यह धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है, सही बात है। और इसकी उत्पत्ति धारणीय एजेंडा 21 कब आया था? तो मैंने बताया है 1992 में। तो वर्ष 2002 में जोहान्सबर्ग में हुई धारणीय विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन में इसकी उत्पत्ति हुई। गलत। कब हुई उत्पत्ति? इसकी उत्पत्ति हुई 1992 के रियो सम्मेलन में। तो इसका एक सही होगा। रियो सम्मेलन का एजेंडा 21 किससे संबंधित है? सतत विकास से, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से। ठीक है, आमतौर पर समाचारों में आने वाला रियो +20, रियो हुआ था 1992 में, 20 साल और जोड़ दो तो 2012 में। तो 2012 में फिर से पृथ्वी सम्मेलन हुआ, रियो में ही हुआ, है ना। तो यह जो है वो क्या है? तो यह भी धारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ, है ना, यह भी 2012 में 20 साल बाद हुआ था, ध्यान रखना है। ये भी उस पर ही सम्मेलन था। पृथ्वी सम्मेलन +5 कब हुआ? तो +5 पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 92 में, +5 कर दीजिए आप इसको 97 में हुआ था, 5 साल जोड़ दीजिए, न्यूयॉर्क में हुआ था ये। रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था? रियो 20 मतलब होता है जो रियो हुआ था 1992 में, 20 यानी 20 साल जोड़ दो 2012 में। तो 2012 में फिर से रियो में सम्मेलन हुआ, 92 में हुआ था रियो में, 2012 में 20 साल में फिर हुआ, 20 साल बाद में। तो इसमें कहा गया था, इसमें जो शीर्षक रखा गया था कि हम भविष्य जो चाहते हैं, द फ्यूचर वी वांट, इसका शीर्षक था 2012 का। हरित अर्थव्यवस्था पर कार्रवाई के लिए भागीदारी, PAGE। ठीक है, पार्टनरशिप फॉर, है ना, पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन
ग्रीन इकोनॉमी इसका फुल फॉर्म है कि जो अपेक्षाकृत हरित और अधिक समावेशी अर्थव्यवस्था की ओर देशों के संस्करणों में सहायता देने के लिए संयुक्त राष्ट्र की क्रियाविधि आविर्भूत हुई। मतलब पेज जो आया है PAGE ये कब आया है, ठीक है, इसको आपको बताना है। तो PAGE कब आया है तो इसके बारे में आपको बता दूं, जो पेज है वो रियो डी जेनेरियो में वर्ष 2012 में जो रियो +20 था उसमें संधारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में पेज नाम का है ना ए स्टार्ट हुआ था। पार्टनरशिप यानी एक साझेदारी है ना, पार्टनरशिप इसमें लिखा है ना, फॉर एक्शन है ना, हरित अर्थव्यवस्था पर कार्रवाई के लिए भागीदारी जो हुआ था वो कब हुआ था, 2012 में स्टार्ट हुआ था। जोहान्सबर्ग में सम्मेलन विकास सम्मेलन कब हुआ था तो 2002 में। 2002 में रियो +10 हुआ था ना, रियो मतलब 1992 +10 यानी 10 साल, तो 2002 में जोहान्सबर्ग में हुआ था, है ना। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी कहाँ पर है तो नीरी कहाँ पर है, नागपुर में। नेशनल है ना एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग यानी अभियांत्रिकी रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी शोध संस्थान कहाँ पर है, नागपुर में। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी, ध्यान रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी कब बनी और कहाँ बनी, तो 1998 में बनी, नागपुर में बनी, ध्यान रखना है। ये सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। NEA से मतलब क्या है तो नेशनल एनवायरमेंट अथॉरिटीज़ की फुल फॉर्म है, ठीक है, नेशनल एनवायरमेंट अथॉरिटीज़ की फुल फॉर्म है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर है तो जेनेवा में इसका मुख्यालय है, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। UNEP का मुख्यालय कहाँ पर है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ये 1972 में पहली बार है ना, पहली बार जो मानव पर्यावरण विकास सम्मेलन हुआ था वो 1972 में हुआ था स्टॉकहोम में, स्टॉकहोम सम्मेलन। उसमें यूनेप की स्थापना हुई थी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की, यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो यूनेप का मुख्यालय कहाँ है तो केन्या की राजधानी नैरोबी में, इसका आंसर करेक्ट होगा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप का मुख्यालय कहाँ है तो नैरोबी में है, ठीक है, इसको आप देखते ही होंगे। EPA का फुल फॉर्म क्या है तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसीज का फुल फॉर्म हो जाता है EPA का है, जो पर्यावरण को सुरक्षा दे। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के अनुसार कौन सा सल्फर डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा स्रोत है, यानी कौन सा सबसे ज़्यादा सल्फर डाइऑक्साइड निकालता है इसमें से, तो 4 ऑप्शन है। तो इसमें सबसे ज़्यादा सल्फर डाइऑक्साइड वातावरण में निकालता है वो जीवाश्म ईंधनों का उपयोग करने वाले विद्युत संयंत्र, जो पावर प्लांट, जो बिजली संयंत्र हैं, जो जीवाश्म ईंधन जैसे कोयले का उपयोग करते हैं, कोयले से वो बिजली बनाते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा सल्फर डाइऑक्साइड निकालते हैं। ग्रीन पीस इंटरनेशनल एक है ना संगठन है, NGO है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, पर्यावरण से संबंधित है, तो इसका मुख्यालय है एम्स्टर्डम में, याद रखेंगे आप। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का चौथा सत्र कहाँ आयोजित किया गया, तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इसको आप छोड़ दीजिएगा, ये कोई महत्वपूर्ण नहीं है ना, मैं बताते जा रहा हूँ आपको कैसे करना। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ 1986 में। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ, देखो फिर से, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत कब हुआ 1986 में, ध्यान रखना है, पर्यावरण 1986। देखो फिर से कौन सा संविधान में संशोधन हुआ जिसके द्वारा पर्यावरण की सुरक्षा और वनों और वन्यजीवों की सुरक्षा से संबंधित है, तो 1976 में हुआ था 42वां संविधान संशोधन। इसमें 48A जोड़ा गया था। 48A में DPSP के तहत राज्य को कहा गया था, देश को कहा गया था कि आप पर्यावरण की रक्षा करेंगे, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए प्रयास करेंगे। और इसी साल मौलिक कर्तव्य भी जोड़े गए थे। उस मौलिक कर्तव्य में भी कहा गया था कि जो नागरिक हैं देश के वो पर्यावरण की सुरक्षा करेंगे और प्राणी मात्र का कल्याण करेंगे, ठीक है, रक्षा करेंगे, तो ये बात है ना। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम जो EPA है को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो 1986 का जो पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम है उसको छाता विधान, अम्ब्रेला लेजिस्लेशन के तहत जाना जाता है, क्योंकि इसके तहत बहुत सारे कानून आते हैं। जिस प्रकार छाते के नीचे बहुत सारे लोग आ जाते हैं, उसी प्रकार से बहुत सारी चीज़ें इस कानून के तहत आती हैं, ठीक है, इसलिए उसको छाता विधान कहते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति, GEAC कहते हैं इसको, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, मैंने आपको बताया है इसको साइंस टेक में। तो इस समिति का गठन जो है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब होता है ऐसे, मतलब कोई अगर हम जीन में बदलाव करते हैं किसी भी जीव के या फसल के, तो उसको अनुमोदन करती है एक कमेटी भारत में। तो एक कमेटी किसके तहत गठित की गई है, तो ये भी गठित की गई है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत। भारत में जो जीनी क्रॉप्स हैं है ना, आपने GM फसलों का नाम सुना होगा, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, जैसे GM सरसों, GM है ना राइस, तो ये सब जो है वो उसके तहत है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत और कौन सा गठन निकाय है, तो केंद्रीय भूजल जो बोर्ड है उसका जो गठन किया गया है वो इसकी धारा 3 के तहत किया गया है, धारा
3। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में। तो केंद्रीय भूजल बोर्ड हो गया। कौन पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है? तो संतुलन बनाना है, तो वन नीति है भारत में, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम भी है 1986, औद्योगिक नीति भी है, शिक्षा नीति भी है। तो करेक्ट आंसर होगा सब। ये सब जो है वो सभी चारों पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी भारत सरकार द्वारा स्थापित कब किया गया? 2010 में एनजीटी एक्ट आया था, उसके तहत एनजीटी कोर्ट बनाया गया। ट्रिब्यूनल माने न्याय अधिकरण, जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जो मामले पर्यावरण से संबंधित है उनको जल्दी निपटारा करने के लिए। एनजीटी का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है। क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है। भारत के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव के संदर्भ में सत्य नहीं है? तो भारत के है ना बारे में क्या सत्य नहीं है? क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म सीडीएम की स्थापना, नेशनल एडाप्टेशन फंड के अंतर्गत 100 करोड़ रुपए का प्रारंभिक कोष के रूप में निवेश, हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के सन सिटी में आयोजित बेसिक की 19वीं बैठक में शामिल न होना, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। तो यहाँ पर वो पूछ रहे थे सत्य नहीं है। तो ये जो देखो हाल ही में मतलब करंट अफेयर्स का ये क्वेश्चन था, इसका कोई महत्वपूर्ण वो नहीं है, ठीक है, आप उसको छोड़ देंगे। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण है ना, एनजीटी एक्ट 2010 भारतीय संविधान के कौन से प्रावधान अनुरूप अधिनियम करता है? तो एनजीटी करता है स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार, जो है स्वस्थ पर्यावरण में जीने का अधिकार के अनुरूप, जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का अंग माना जाता है, इसके तहत है। बाकी अनुसूचित जनजातियों के लिए है क्या? नहीं है। ग्राम सभा के लिए है? नहीं है। तो आंसर हो जाएगा 1, है ना। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एनजीटी किस प्रकार सीपीसीबी यानी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से अलग है? एनजीटी का गठन एक अधिनियम द्वारा किया गया है 2010 में, ठीक है, सही बात है, एनजीटी एक्ट आया था। जबकि सीपीसीबी का गठन भारत सरकार के आदेश द्वारा किया गया, गलत। जो सीपीसीबी है उसका गठन भी अधिनियम के तहत किया गया है, जल प्रदूषण अधिनियम 1974। इस जल प्रदूषण अधिनियम 1974 के तहत सीपीसीबी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का स्थापन किया गया है। तो ये पहला गलत हो गया, यानी दोनों जो हैं वो अधिनियम के द्वारा बनाए गए हैं। जी बोल रहे हैं कार्यपालक आदेश के द्वारा। पहला तो सही था कि एनजीटी अधिनियम बना है, जबकि सीपीसीबी भी अधिनियम से बना है। एनजीटी पर्यावरणीय न्याय उपलब्ध कराता है, पर्यावरण से संबंधित न्याय। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण और उच्चतर न्यायालय में मुकदमों की भार को कम करने में सहायता करता है, जबकि सीपीसीबी झरनों और कुओं की सफाई को प्रोत्साहित करता है, देश में वायु की गुणवत्ता में सुधार लाने का लक्ष्य रखता है। तो दूसरा कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एनजीटी कब प्रभावी हुआ था? अक्टूबर 2010 से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है। जलवायु के बारे में अगर सही जानना है तो प्राकृतिक वनस्पति के बारे में जानिए, बिल्कुल सही बात है। जलप्रिय पौधे ऐसे पौधे जिनको जल में रहना पसंद है, आर्द्र जलवायु में ही पाए जाते हैं, सही बात है। तो ए और आर दोनों सही, और आर ए की सही स्पष्टीकरण भी है कि प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है, क्योंकि जलप्रिय पौधे आर्द्र जलवायु में भी पाए जाते हैं। तो जैसी जलवायु वैसे वनस्पति, ठीक है। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो कैसे हों? तो इको मार्क यानी इकोलॉजिकल मार्क, जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, है ना। 1991 से इसको स्टार्ट किया गया है भारत में। पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए क्या दिया जाता है? इको मार्क, है ना, ध्यान रखेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1962 में प्रकाशित साइलेंट स्प्रिंग, जिससे विश्व के पर्यावरणीय आंदोलन को गति मिली, इसके लेखक कौन है? तो रिचर्ड कार्सन ने साइलेंट स्प्रिंग नामक एक पुस्तक लिखी थी। उसमें पर्यावरण प्रदूषण के बारे में उन्होंने जिक्र किया था, पर्यावरण के नुकसान के बारे में। तो पर्यावरण पर आंदोलन बढ़ा आगे। नगरीकरण और औद्योगिकरण हानिकारक है किसके लिए? संतुलित विकास के लिए भी, पर्यावरण पारिस्थितिकी के लिए भी, जैव विविधता के संरक्षण के लिए भी। तो सबके लिए नुकसानदायक है, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं। हरित विकास ग्रीन डेवलपमेंट का लेखक कौन है? तो ग्रीन डेवलपमेंट के जो लेखक हैं वो हैं WM एडम्स। ये पुस्तक ग्रीन डेवलपमेंट हरित विकास लिखी है WM एडम्स ने, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं। प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक कौन है? प्राकृतिक कृषि जो नेचुरल फार्मिंग है उसका अन्वेषक है मासानोबू फुकुओका, याद रखेंगे, मासानोबू फुकुओका। आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किसने प्रारंभ किया? तो ग्रीन आर्मी पर्यावरण संरक्षण के लिए ऑस्ट्रेलिया द्वारा स्थापित की गई है। आगे बढ़ लेते हैं। 20वीं सदी के 80 के दशक के मध्य में विकास के नकारात्मक पक्षों पर विस्तार से चर्चा की गई। निम्नलिखित में से कौन सा उनमें महत्वपूर्ण पक्ष नहीं था? तो पर्यावरण पर चर्चा की गई थी, प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण हो रहा है उस पर चर्चा की गई थी, पर्यावरण प्रदूषण पर चर्चा की गई थी, जन सामान्य का विस्थापन पुनर्वास पर चर्चा की गई थी, राजनीति विकास पर चर्चा उतनी नहीं हुई थी, ठीक है। पलाचीमाड़ा जो पर्यावरण की अपार क्षति के कारण चर्चा में था, तो ये बहुत पुराना है। पलाचीमाड़ा जरूरी नहीं है, ठीक है। पलाचीमाड़ा कहाँ पर है? तो केरला में है। तो ध्यान रख, है ना, ये ध्यान नहीं रखना, ये करंट अफेयर्स का कोई क्वेश्चन होगा वो आ गया। ग्रीन बॉस क्या है? तो ग्रीन बॉस होता है पर्यावरण संरक्षण का झूठा दावा करना। कई कंपनियां ऐसी होती हैं वो कहती हैं कि हम जो उत्पाद बना रहे हैं वो पर्यावरण के प्रति मैत्रीकूल है, लेकिन वो जैसे ब्रेन बॉस, आपने सुना होगा ब्रेन बॉस। ब्रेन बॉस माने किसी दूसरे के व्यक्ति के दिमाग में, है ना, नेगेटिव चीज़ों को डाल देना। वैसे ही ग्रीन बॉस है पर्यावरण संरक्षण का झूठा दावा करना।
तो वही ग्रीन वॉशिंग शब्द का सबसे अच्छा मतलब क्या है? मिथ्या रूप से यह प्रभाव व्यक्त करना कि कंपनी के उत्पाद पारिस्थितिकी अनुकूल हैं, इको फ्रेंडली हैं और पर्यावरण रूप से उपयुक्त हैं। तो झूठी बनावट, है ना। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसने हाल ही में हरित गृह कृषि, ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, पंजाब ने किया था, कोई ज़रूरी नहीं है इसको। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको पता होगा 5 जून को मनाया जाता है। 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था 5 जून को, विश्व पर्यावरण मानव और पर्यावरण पर विकास सम्मेलन। तो अगली साल 1973 से हर साल 5 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। समृद्धि की सीमा, है ना, लिमिट्स टू ग्रोथ की अवधारणा जो किसने दी थी? तो लिमिट्स टू ग्रोथ, क्लब ऑफ रोम एक संस्था है, इसने लिमिट्स टू ग्रोथ 1972 में एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी। 1972 में लिमिट्स टू ग्रोथ, समृद्धि की सीमा की किस हद तक हम, है ना, समृद्धि कर सकते हैं ताकि पर्यावरण को नुकसान ना हो। तो क्लब ऑफ रोम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रंटलैंड आयोग मैंने बताया है 1987 में बनाया गया था, है ना। इसने सतत विकास लक्ष्य के बारे में शुरुआत में चर्चा की थी। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। जलवायु अनुकूल कृषि के लिए वैश्विक सहबंध, ग्लोबल अलायंस फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के संदर्भ में कौन सा सही है? ठीक है, तो ये जो है, तो इसमें सही कौन सा है? गाक्सा वर्क 2015 में पेरिस में हुई जलवायु शिखर सम्मेलन का परिणाम है, तो ये नहीं आया था, ये और पहले आ गया था। गाक्सा में सदस्यता में कोई बंधनकारी दायित्व उत्पन्न नहीं है, तो ये सही है। गाक्सा के निर्माण भारत की साझा भूमिका थी, नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल 2। ठीक है, इसके बारे में आप लोग और जान लीजिएगा। भारत एक नगरीय जनाधिक्य वाले देश का उदाहरण है, गलत। भारत में नगरीय जनाधिक्य थोड़ी है, ग्रामीण जनाधिक्य है। भारत के अधिकांश बड़े नगरों में पर्याप्त अवस्थापना का अभाव है, तो ये सही है। ठीक है, तो ए गलत है और आर सही है। निम्नलिखित में से किसी एक को छोड़कर बाकी सभी देश की प्राकृतिक पूंजी में क्या शामिल होते हैं? तो वन प्राकृतिक पूंजी है, जल प्राकृतिक पूंजी है, खनिज प्राकृतिक पूंजी है, जड़ जो सड़कें हैं वो प्राकृतिक पूंजी नहीं है। कौन सा एक स्मार्ट नगर विकास का लक्ष्य है? तो अच्छा शासन, स्वच्छ हरित नगर, सुव्यवस्थित, स्मार्ट गतिशीलता, जीवन की गुणवत्ता और उसका स्थिरीकरण, ये स्मार्ट नगर विकास का लक्ष्य नहीं है। भारत में कृषि के पर्यावरण अनुकूल दीर्घस्थ विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सर्वश्रेष्ठ है? यानी भारत में कृषि को हमें सबसे अच्छा बना है, तो हम क्या करेंगे? मिश्र सस्यन यानी मिक्स्ड क्रॉपिंग करेंगे, हम मिक्स फसलें लगाएंगे, कार्बनिक ऑर्गेनिक खाद यूज करेंगे, नाइट्रोजन यौगिकीकरण पौधे और कीट प्रतिरोधी सस्य यानी फसलों की किस्में विकसित करेंगे। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है, तो पारिस्थितिकी में किसका संबंधों का अध्ययन किया जाता है? तो पारिस्थितिकी में जीव और उसके वातावरण के संबंध का अध्ययन किया जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा किसने दी थी? तो टांसले ने दी थी 1935 में, है ना। एजी टांसले ने इसकी अवधारणा दी थी। आगे बात कर लेते हैं। कौन पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में सही बात नहीं है? यह जैविक अजैविक दोनों घटकों से युक्त होता है, इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है, यह भी सही है। यह एक बंद तंत्र होता है, गलत। यह एक खुला तंत्र होता है पारिस्थितिकी तंत्र, यह प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है, तो ये भी सही है। आगे बात करते हैं कौन पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में सही नहीं है? तो देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र किसी निश्चित स्थान समय इकाई के समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरण का प्रतिनिधित्व करता है, सही है। यह कार्यशील इकाई है, इसकी अपनी उत्पादकता होती है, बंद तंत्र होता है, गलत है। यह खुला तंत्र होता है पारितंत्र। ठीक है, इसके बाद आप बात करते हैं किन 4 घटकों द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र बनता है? तो पारिस्थितिकी तंत्र में अजैविक पदार्थ आ जाते हैं, जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल, और उत्पादक आ जाते हैं, उपभोक्ता आ जाते हैं और वियोजक आ जाते हैं। ठीक है, ये सब जैविक हैं, ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं, जीवमंडल एक खुला तंत्र का उदाहरण है। ठीक है, तो जीवमंडल ठीक है, खुला तंत्र है। जीवमंडल में पदार्थ के प्रारंभिक निवेश के बाद पुनः नए पदार्थों का निवेश नहीं हो सकता, परंतु ऊर्जा के निवेश और बहिर्गमन पर कोई प्रतिबंध नहीं है। वो कह रहे हैं कि जीवमंडल में पदार्थों का एक बार निवेश हो गया तो फिर से निवेश नहीं होता, गलत है। जीवमंडल में पदार्थों का और ऊर्जा का लगातार चक्र चलता रहता है। ऊर्जा तो चलती रहती है ना, पदार्थ भी चलते हैं। जैसे मान लीजिए फॉस्फोरस है या कार्बन है, तो वो चलेगा। कार्बन को, है ना, नाइट्रोजन को ले लीजिए, मान लीजिए नाइट्रोजन कैसे वायुमंडल में नाइट्रोजन है, वो जाकर मिट्टी में मिलेगा, मिट्टी से पेड़ पौधे नाइट्रेट के रूप में लेंगे, है ना। फिर उसको जो खाएगा उसके अंदर नाइट्रोजन चला जाएगा, जब वो जानवर मरेगा उसका नाइट्रोजन फिर से वायुमंडल में मिल जाएगा, फिर से वायुमंडल का नाइट्रोजन फिर से मिट्टी में मिलेगा, तो ये चक्र चलता रहता है। तो दूसरा कथन गलत है, पहला सही है। पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? जैवमंडल, बायोस्फीयर जो है, पूरा जैवमंडल ही पूरी पृथ्वी का सबसे बड़ा पारितंत्र है जैवमंडल, बायोस्फीयर। जहाँ जीव रहता है उसको क्या कहते हैं? उसको आवास कहते हैं, और जो उसकी रोल है वो क्या कर रहा है उसको निकेत कहते हैं। उसकी है ना, कार्यात्मक भूमिका क्या है, वो रोल है उसका। इसको सही क्रम में जीव से जीव मंडल तक, तो सबसे पहले क्या होती है? जीवों की जनसंख्या, अलग अलग जीवों की जनसंख्या होती है, जैसे मनुष्य की जनसंख्या, बंदरों की जनसंख्या, पेड़ पौधों की जनसंख्या, तो इन सबको मिलकर कहेंगे समुदाय।
समुदाय जो जनसंख्या हो गई जीवों की, उसके साथ अगर हम पर्यावरण को भी शामिल कर दें, जिसमें जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल है, तो पारितंत्र हो जाएगा और उससे पूरा भूदृश्य बनता है। भूदृश्य यानी पूरी पृथ्वी। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं हम। निम्न में से कौन सा एक कृत्रिम पारितंत्र है? तो कृत्रिम पारितंत्र इसमें से कौन सा है? तो खेत। खेत माने जो मानव ने बनाया है। तब बाकी तालाब और वन कैसे हैं? प्राकृतिक हैं। आगे बात कर लेते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सप्तम एजी टांसले ने किया था, तो सही है। 1935 में जो जीव अपना भोजन स्वयं उत्पादित करते हैं उन्हें स्वपोषित ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। सही बात है। जो हरे पेड़ पौधे होते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा उपभोक्ता अपने भोजन का उपयोग करता है। गलत। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा जो उत्पादक होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वो अपने भोजन का उपभोग करते हैं, तो ये गलत है। वियोजक अकार्बनिक पदार्थ को कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तन करते हैं, ये भी गलत है। वियोजक जो होते हैं वो जटिल कार्बनिक पदार्थ को, जैसे C6H12O6, तो ये कार्बनिक पदार्थ है, इसको सरल में बदल देते हैं CO2H2O, तो ये उल्टा लिखा है। ठीक है, जटिल कार्बनिक पदार्थों को वो सरल अकार्बनिक पदार्थ में बदलते हैं। तो एक और दो सही है इसमें। इकोसिस्टम के संबंध में क्या सत्य है? तो प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक पर न्यूनतम रूप से आश्रित हैं। गलत है ये, तो उत्पादक पर तो आश्रित होते ही हैं प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादकों से संख्या में अधिक होते हैं, ये बात क्या है? गलत है। प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादकों से अधिक मतलब पेड़ पौधों से अधिक उसको खाने वाले हो जाएंगे, तो फिर सिस्टम ही खत्म हो जाएगा। उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक हैं, तो उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से क्या है? अधिक, ये सही है। जो उत्पादक हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक हैं। द्वितीयक उपभोक्ता अधिकतम होने के साथ साथ बहुत ही शक्तिशाली हैं। गलत। तो इसमें करेक्ट आंसर सी हो जाएगा कि पेड़ पौधे प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक हैं। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारितंत्र है? तो कृत्रिम जो मनुष्य ने बनाया है, तो क्या बनाया है? धान का खेत। बाकी सभी वन, झील, घास का मैदान, ये सब प्राकृतिक हैं। कौन सा एक विश्व का विशालतम पारितंत्र? तो विशालतम पारितंत्र क्या है? समुद्र है। ध्यान रखेंगे इस बात को, है ना। सबसे अधिक स्थिर पारितंत्र कौन सा है? तो वो भी समुद्र ही है, सागर है सबसे ज़्यादा स्थिर, क्योंकि इसमें तापमान में ज़्यादा बदलाव नहीं होता है। सबसे ज़्यादा स्थिर कौन सा पारितंत्र है? तो वही समुद्री पारितंत्र है। ठीक है, आगे बात करते हैं। कौन सा स्थलीय पारितंत्र का उपभाग नहीं है? तो पर्वत स्थल पर पाए जाते हैं निम्न स्थलीय पारितंत्र, अर्धशुष्क पारितंत्र। जबकि स्थल का क्या भाग नहीं है? सागरीय पारितंत्र जल का भाग है, स्थल का भाग नहीं है। कौन सा एक पारितंत्र संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता है? तो वनों को काटना, इससे, है ना, पारितंत्र बिगड़ता है, संतुलन बिगड़ता है। तो इसमें बाकी वन रोपण, जब मंडल भंडार, वर्षा जल संचयन, ये सबसे अच्छी तकनीकी हैं पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए। भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का निम्नलिखित में से कौन सा बड़ा कारण है? तो वन उन्मूलन, वनों को काटा जाना भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का एक सबसे बड़ा कारण है। निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है? तो पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है लकड़ी काटने से। बाकी ये सब जो है ये पारितंत्र को बढ़ावा देते हैं। कौन सा किसका पारिस्थितिकी संतुलन से संबंध नहीं है? तो वन रोपण से संबंधित है, वन जीव सुरक्षा से संबंधित है, जल प्रबंधन से, औद्योगिक प्रबंधन से इसका कोई संबंध नहीं है। ठीक है, किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकती है उसे क्या कहते हैं? वहन क्षमता। मतलब पर्यावरण कितनी मैक्सिमम जनसंख्या को भार कर सकती है, ले सकती है, तो उसको बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी, वहन क्षमता। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पद केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए दिक स्थान माने लोकेशन का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का वर्णन करता है? तो कार्यात्मक भूमिका को कहते हैं पारिस्थितिकीय कर्मता या निस, इकोलॉजिकल निस, या निवास से भी कहते हैं। आगे बात कर लेते हैं। घास स्थल में पारितंत्र में खाद्य श्रृंखला में क्या होगा? तो घास को खाएगा टिड्डा, टिड्डा को खाएगा मेढक, मेढक को खाएगा सर्प, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये खाद्य श्रृंखला बनी। कौन सी खाद्य श्रृंखला सही है? तो घास को खाएगा बकरा, बकरा को खाएगा आदमी, तो ये करेक्ट सही है। इसके बाद बात कर लेते हैं पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पादप क्या है? तो हरे पादप होते हैं, हरे पादप प्राथमिक उत्पादक, है ना, उत्पादन कर रहे हैं वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। पारिस्थितिक तंत्र का जीवीय घटक कौन सा नहीं है? तो वायु जीवीय घटक नहीं है, वनस्पति, जानवर, जीवाणु, ये सब जीव जंतु हैं। इसके बाद पारितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में विचार कीजिए। खाद्य श्रृंखला उस क्रम का निर्देशन करती है जिसमें जीवों की एक श्रृंखला एक दूसरे की आहार द्वारा पोषित होती है। तो सही बात है, जीव किसको खा रहे हैं? खाद्य श्रृंखला एक जाति की समष्टि के अंतर्गत पाई जाती है? नहीं, गलत। एक जाति में थोड़ी होती है कि, है ना, पेड़ पेड़ को खा रहा है या गाय गाय को खा रही है। एक ही समष्टि मतलब जनसंख्या में, गलत है ये। खाद्य श्रृंखला उस प्रत्येक जीव की जनसंख्याओं का जो दूसरे जीव के द्वारा खाई जाती है निर्देशन करती है। गलत, जनसंख्याओं का निर्देशन नहीं करती है। खाद्य श्रृंखला में ये बताया जाता है कि कौन किसको खा रहा है, बस जनसंख्या को नहीं। तो केवल एक सही हो जाएगा इसमें, है ना। इसको सही रूप में चुनिए, कौन किसको खाएगा। तो सबसे पहले, है ना, चींटी, चींटी को, लोमड़ी, लोमड़ी को, है ना। इसमें पूछा क्या गया? प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? मतलब कौन भोजन को पेड़ पौधों से डायरेक्ट प्राप्त करता है? तो चींटी प्राप्त करती है
और हिरण। पहला और दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्राथमिक उपभोक्ता कंज्यूमर, है ना। कुछ कारणों बस यदि तितलियों की जाति स्पीसीज की संख्या में बड़ी गिरावट होती है तो इसका क्या परिणाम हो सकता है। तो तितली अगर खत्म हो जाएंगी तो क्या होगा, कुछ पौधों के परागण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। बिल्कुल, क्योंकि पौधों पर जो परागण पॉलिनेशन होता है वो तितली एक फूल से दूसरे फूल पर जाती हैं तभी परागण होता है। कुछ कृषि पौधों में कृषि के पौधों में कवकीय संक्रमण बढ़ सकता है, प्रचंड रूप से गलत है, इसका कोई मतलब नहीं है। इसके कारण बर्रों, मकड़ियों और पक्षियों की कुछ प्रजातियों की समष्टि जनसंख्या में गिरावट हो सकती है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो कुछ बर्रे हैं, मकड़ियाँ हैं, जो पक्षी हैं, वो खाते हैं किसको, तितलियों को। तो 1 और 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं, खाद्य श्रृंखला में मानव क्या है। तो मानव है प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता, दोनों है। प्राथमिक यानी पेड़ पौधों को भी खाता है, द्वितीयक माना मांसाहारी भी है वो, ठीक है। मांसाहारी मतलब वो बकरा को भी खा लेता है। समुद्री वातावरण में मुख्य रूप से प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं। तो समुद्र में जो पेड़ पौधे होते हैं वो उनको कहते हैं फाइटोप्लैंक्टन, छोटे छोटे पेड़ पौधे, ये उत्पादन करते हैं। एक जलीय पारितंत्र के तालाब में निम्नलिखित में से किस घटक का प्रतिनिधित्व कवक, जीवाणु और फ्लैजेलेट के द्वारा किया जाता है। तो इनको कहते हैं कवक, जीवाणु क्या होते हैं, फ्लैजेलेट अपघटक, डीकम्पोजर। जो चीज़ें मर जाती हैं समुद्र में या पारितंत्र में उनको ये तोड़ देते हैं एंजाइम या प्रोटीन के माध्यम से, ठीक है। तो उनको अपघटक, डीकम्पोजर कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक है। तो उत्पादक होते हैं हरे पौधे, सिंपल सी बात है। प्रकाश संश्लेषण जो कहते हैं। प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत क्या आते हैं। तो जो प्रथम पोषक स्तर है, पहला पोषी स्तर, पहले कौन भोजन कर रहा है, हरित पादप यानी पेड़ पौधे, वही बना रहे हैं, वही कर रहे हैं। जैविक और अजैविक घटकों के बीच बिचौलिया का काम कौन करते हैं। तो बीजोजक, जो अपघटक होते हैं ना, वो जैविक और अजैविक घटकों में बिचौलिए का काम करते हैं, क्योंकि वे जैविक घटकों को तोड़ देते हैं और मिट्टी में मिला देते हैं, फिर मिट्टी से फिर पेड़ पौधों में जाता है ना, जो भी पदार्थ हैं, फिर जीव जंतु में फिर मिला देते हैं। जीव जंतु जब खत्म होता है तो बीजोजक होगा इसका करेक्ट आंसर। पारितंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वपोषी स्वपोषणज स्तर पर उत्पादन को, यानी जो पेड़ पौधे हैं और वो उत्पादन जो करते हैं उसको प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है, सही बात है। द्वितीयक उत्पादकता का संदर्भ परपोषी विषम पोषण स्तर के उत्पादन से, तो ये भी सही है। द्वितीयक उत्पादकता का मतलब होता है परपोषी उत्पादन, ठीक है, जो खा रहे हैं पेड़ पौधों को। कौन सा सही सुमेलित है। पर्वत सर्वाधिक स्थायी पारितंत्र, गलत। सबसे ज़्यादा स्थायी पारितंत्र समुद्र। जीवाणु अजैविक घटक, नहीं, अजैविक घटक होता है। हरे पौधे पारिस्थितिकी तंत्र, सही बात है, हरे पौधे पारिस्थितिकी तंत्र में। वर्षा ग्लोबल वार्मिंग, ये गलत है, इसका कोई संबंध नहीं है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, पारितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रकार का जीव अपघटक कहलाते हैं। तो अपघटक होते हैं कवक और जीवाणु, फंगस और बैक्टीरिया। विषाणु चूंकि है ना जीवित नहीं होता, इसलिए ये अपघटन नहीं करता। कवक और जीवाणु अपघटन का काम करते हैं। कौन एक आहार श्रृंखला का सही क्रम है। तो समुद्री श्रृंखला में सबसे पहले आता है डायटम, उसके बाद क्रेस्टेशियाई, उसके बाद हेरिंग। ये जो इस प्रकार से होते हैं ना, डायटम होते हैं फाइटोप्लैंक्टन, क्रेस्टेशियाई होते हैं जूट प्लैंक्टन, फिर हेरिंग उनको खाने वाली छोटी मछलियाँ। ये जो है सही क्रम है समुद्र में। इस पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है। तो ऊर्जा कहाँ से आती है, सौर ऊर्जा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक बल क्या होता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र कैसे काम करता है, सौर ऊर्जा से, तभी तो भोजन बनेगा, है ना। कौन सा कथन सही है। जलमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, ये सही बात है। ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है, ठीक है। जलमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह चक्रीय होता है, ये गलत है। पारिस्थितिकी प्राकृतिक पारितंत्र में बढ़ते पोषण स्तर के साथ ऊर्जा का सापेक्षिक क्षय घटता जाता है, गलत, बढ़ता जाता है, क्षय बढ़ता जाता है ना, मतलब ऊर्जा घटती जाती है। तो प्रगामी बढ़ते पोषण स्तरों के साथ प्रजातियां सुलभ ऊर्जा का उपयोग करने में कम दक्ष होती हैं, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, 10% नियम किससे संबंधित है। 10% 1942 में लिंडमान साहब ने दिया था। ऊर्जा का खाद्य के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचना, है ना, जो पहुंचती है वो 10% ही पहुंचती है। 90% जो है वो नष्ट हो जाती है ऊर्जा एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक जाने में। किसी भी पारितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है। ऊर्जा हमेशा सीधा पिरामिड होता है, क्योंकि ऊर्जा हमेशा नीचे होते हैं उत्पादक। तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा होती है पेड़ पौधों के पास, उससे कम उनको खाने वाले शाकाहारी, फिर मांसाहारी, फिर सर्वाहारी। तो ये हो गया, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है, चाहे वो कोई भी पारितंत्र हो। पोषक स्तर बनते हैं किससे। तो पोषक स्तर बनते हैं किससे, खाद्य श्रृंखला में जीवों के संबद्ध होने से पोषक स्तर बनते हैं, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं सभी, एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में स्थानांतरण के पश्चात क्या होती है, घटती है ना, ठीक है, ऊर्जा घटती जाती है। पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरण से ऊर्जा की मात्रा घटती है। आगे बात करते हैं इसमें, पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त कौन है। तो सर्वाहारी, सबसे ज़्यादा
ऊपर, सबसे ऊपर कौन सा पोषण स्तर होता है, तो वो होता है सर्वाहारी, ओमनीवोरस। जबकि अपघटक तो सभी को तोड़ते हैं, शाकाहारी को भी, मांसाहारी को भी, पेड़ पौधों को भी, सर्वाहारी को भी। तो सबसे उच्चतम क्या है, सर्वाहारी, ओमनीवोरस। ठीक है, अगली अगली बात करते हैं। जीव भार का परामर्श किस पारितंत्र में उल्टा जाता है? जीव भार यानी बायोमास। बायोमास का मतलब सूखा वजन, किसी भी चीज़ का सूखा वजन लीजिए तो उल्टा बनेगा ये तालाब में। तालाब में क्या होता है, जो तालाब में आप जो उसमें शैवाल या जो फाइटोप्लैंक्टन है उसको आप सुखाएंगे, तौलेंगे तो उनका वजन कम निकलेगा, उससे ज़्यादा निकलेगा। उनको खाने वाले जो छोटे छोटे जू प्लैंक्टन है उनसे ज़्यादा वजन निकलेगा, जो छोटी छोटी मछलियाँ हैं उनसे ज़्यादा वजन निकलेगा, जो बड़ी मछलियाँ हैं। तो उल्टा हो जाता है। कैसा हो जाता है? क्योंकि वजन कम निकला पेड़ पौधों का, उससे ज़्यादा जू प्लैंक्टन का वजन निकला, उससे ज़्यादा छोटी मछलियों का, उससे ज़्यादा बड़ी मछलियों का, तो उल्टा बन जाता है जल में। ठीक है, ध्यान रखना है इसको। बायोमास का उल्टा पिरामिड किस पारितंत्र में बनता है? तो अभी मैंने बताया है, समुद्र में बनता है। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। जैव वानिकी के संबंध में क्या सही है? बायोनॉमिक्स क्या है? तो इसका शाब्दिक अर्थ है जीवन का प्रबंधन, गलत। ठीक है, यह पारिस्थितिकी तंत्र का पर्याय है। तो पारिस्थितिकी तंत्र जो है उसी को बायोनॉमिक्स कहते हैं। बायोनॉमिक्स यानी बायो के नॉमिक्स यानी रूल, है ना, सिंपल जीवन के नियम इसको कहेंगे, प्रबंधन नहीं कहेंगे। यह पारितंत्र के मूल्यों के पर बलिता है जो मानव तंत्रों को प्रभावित करते हैं। तो ये बात सही है, तो इसका होगा 2 और 3 सही। पारित तंत्र में डीडीटी का समावेश होने के बाद निम्नलिखित में से किस एक जीव में उसका संभवतः अधिकतम सांद्रण होता है? तो डीडीटी अगर पेड़ पौधों में गई, उसको खाया टिड्डे ने, उसको खाया मेढक ने, उसको खाया सांप ने, तो सबसे ज़्यादा डीडीटी का सांद्रण होगा बड़े पोषी स्तर पर, होता ही है। इसको जैविक आवर्धन कहते हैं, बायो मैग्निफिकेशन। यानी पोषण स्तर बढ़ते जाएंगे और जो हानिकारक पदार्थ है वो वसा में संचित होता जाएगा और बढ़ता जाएगा। तो सांप इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तत्व चक्रण करते हैं तो उसको बोलते हैं बायो जियो केमिकल साइकिल, जैव भू रासायनिक चक्र, है ना, पदार्थ चक्र के रूप में घूमते रहते हैं। निम्नलिखित जैव भू रासायनिक चक्रों में से किसमें चट्टानों का अपक्षय चक्र में प्रवेश करने वाले पोषक तत्व के निर्वक्त होने का मुख्य स्रोत है? तो फास्फोरस चक्र जो है वो चट्टानों का अपक्षय जब होता है तो उससे फॉस्फेट बनता है, उससे फिर फॉस्फेट घूमता है ना, जैविक वातावरण में। घास स्थलों में वृक्ष पारिस्थितिकी ये अनुक्रमण के अंश के रूप में किस कारण घासों को प्रतिस्थापित नहीं कर पाते हैं? क्योंकि सीमित सूर्य के प्रकाश और पोषक तत्वों की कमी के कारण, जल की सीमा एवं आग के कारण, कीटों के कम कवकों के कारण। तो वे ये बोलना चाह रहे हैं कि जहाँ पर घास स्थल हैं तो उन घास स्थलों को पेड़ पौधे क्यों नहीं हटा पाते हैं? तो वो कारण है सीमित सूर्य का प्रकाश और पोषक तत्वों की कमी वहाँ पर होती है, तो पेड़ पौधे वहाँ पर विकसित नहीं हो पाते हैं। ठीक है ना, आगे बात कर लेते हैं। कौन सा एक जैविक अनुक्रमण? जैविक अनुक्रमण का मतलब होता है किस प्रकार से जीव जंतु, है ना, एक दूसरे को प्रतिस्थापित करते हैं। जहाँ पर जीवन नहीं था वहाँ पर जीवन कैसे आया? ठीक है, तो ये जो है, तो इसमें सबसे पहले होता है नगरीकरण, न्यूडेशन, फिर प्रवास होता है ना। पहले खाली चट्टानें होती हैं, उन पर फिर कुछ प्रवास जीव आते हैं, शैवाल की, फिर उस पर स्थापना हो जाती है, फिर प्रतिक्रिया होती है, फिर उसमें जो स्त्रीकरण जो हो जाता है कई जातियों को, उनको क्लाइमैक्स बोलते हैं, क्लाइमैक्स स्पीसीज, है ना। क्लाइमैक्स अभी बाकी है ना, आपने सुना होगा, क्लाइमैक्स का मतलब लास्ट। कौन सा जैविक अनुक्रमण का सही है? तो मैंने आपको बता दिया है पिछले, है ना, सवाल से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। पारिस्थितिकीय संक्रमण, इकोलॉजिकल, है ना, ट्रांजिशन का जो संकल्प जो दिया था वो किसने दिया था? तो बेनेट ने दिया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। समुदाय का पूर्ण क्रम जो एक स्थान से बदलता है तो वो सीयर कहलाता है। जैसे पहले घास स्थल थे, फिर वो पेड़ पौधे बन गए, तो ये जो बदल रहे हैं ना पारिस्थितिकी अनुक्रमण, तो वो क्या कहलाता है? सीयर, सीयर या क्रमक। देखिए वही फिर से बात आ गई है। समुदाय को वह संपूर्ण क्रम जो किसी दिए गए क्षेत्र में क्रमिक रूप से बदलता है उसको सीयर या क्रमिक कहते हैं। जैसे घास स्थल बदलेगा, है ना, बड़े पेड़ पौधों में एक पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना क्या कहलाता है? जैव भू रासायनिक चक्र कहलाता है। एक पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना क्या कहलाता है? जैव भू रासायनिक चक्र। पारिस्थितिकी की स्थायी मितव्ययिता है किस आंदोलन का नारा है? तो ये चिपको आंदोलन का नारा है, जो उत्तराखंड में हुआ था, पेड़ों, है ना, 1970 के दशक में हुआ था। पेड़ पौधों की काटने के विरोध में लोगों ने, है ना, किया था, जिसमें सुंदरलाल बहुगुणा जी थे, है ना, चंडी प्रसाद भट्ट जी थे, ध्यान रखना है, गौरा देवी जी थी। तो ये फिर से क्वेश्चन आ गया, पारिस्थितिकी की स्थायी मितव्ययिता है। पारिस्थितिकीय पदछाप के माप की इकाई क्या है? इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, पदछाप यानी पाँव की छाप। आपके जो पाँव की छाप है, आप कितना पारिस्थितिकी तंत्र के संसाधनों का यूज कर रहे हैं, तो इसके नाप की इकाई क्या है? भूमंडलीय हेक्टेयर, याद रखेंगे।
एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? तो जो न्यूनतम भूमि है उसको बोलते हैं पारिस्थितिकीय पदछाप, कितनी भूमि को भी ग्रहण कर रहा है। कार्बन का सामाजिक मूल्य क्या होता है? सोशल वैल्यू ऑफ कार्बन। इसका मतलब होता है कि एक वर्ष में 1 टन आपने कार्बन डाइऑक्साइड निकाला तो उससे जो दीर्घकालीन नुकसान होगा वातावरण को, उसको बोलते हैं, है ना, सामाजिक मूल्य, कार्बन का सामाजिक मूल्य। मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट जो थे, पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाओं के निम्नलिखित वर्गों का वर्णन करता है। व्यवस्था, समर्थन, नियंत्रण, संरक्षण, सांस्कृतिक। कौन सी समर्थन सेवा है? तो समर्थन सेवा में है पोषण चक्रण। पारिस्थितिकी समर्थन देती है पोषण चक्रण को और फसल के परागण को। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं कौन वृक्षों में पारिस्थितिकी मित्र नहीं है। तो पारिस्थितिकी मित्र नहीं है यूकेलिप्टस, क्योंकि ये जहाँ पर लगता है वहाँ पर जल ग्रहण को बहुत तेजी से, है ना, जल ग्रहण करता है और जो बगल के पेड़ पौधे हैं वो सूख जाते हैं, इसकी जड़ें बहुत दूर दूर तक फैलती हैं। तो यूकेलिप्टस पर्यावरण के लिए खतरा है ना। पर्यावरणीय संकट क्या है? यूकेलिप्टस। जल, स्वच्छ जल समुदाय में लैंटिक आवास क्या है? लैंटिक का एक होता है लैंटिक जो रुका हुआ जल है, और एक होता है लोटिक जो लौट रहा है, जो चल रहा है। जैसे झरना, और जिसमें लैंटिक में क्या आएगा? जो रुका है, जैसे तालाब और नदी। नदी नहीं, झरना नदी भी नहीं होगा। तालाब और दलदल जो है वो लैंटिक है, बाकी झरना और नदी कैसे हैं? लोटिक हैं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। वह क्षेत्र जो दो पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य सीमा रेखा अथवा संक्रमण क्षेत्र के बीच में काम करता है उसको क्या कहते हैं? दो पारिस्थितिक तंत्रों के बीच में जो होता है उसको इकोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं? इकोटोन कहते हैं, इकोटोन। दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रमण क्षेत्र क्या कहलाता है? तो फिर से वो इकोटोन हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं सर्वाधिक स्थायी पारितंत्र क्या है? तो सबसे ज़्यादा स्थायी पारितंत्र है महासागर। आगे बढ़ लेते हैं, सबसे स्थायी पारितंत्र क्या है? तो महासागर है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। गहन पारिस्थितिकी जो शब्द दिया था डीप इकोलॉजी भी अर्निज निस ने दिया था। ठीक है, आगे बात करते हैं थोड़ा। पारिस्थितिकी निस जो आला है, निस है, पारिस्थितिकीय क्रमता है, उसको किसने दिया था? जोसेफ ग्रीनल ने दिया था, ग्रीनल ने दिया था। पारिस्थितिकीय निकेत के बारे में सही क्या नहीं है? तो जो प्रबल प्रजातियां होती हैं जैसे शेर हो गया, विस्तृत और व्यापक पारिस्थितिकीय निकेत यानी उसका जो रोल होता है वो ज़्यादा होता है, सही बात है। प्राकृतिक पारितंत्र के पारिस्थितिक निकेत में यदि संसाधन पर्याप्त हैं तो प्रजातियों की संख्या अधिक होती है, तो ये बात भी सही है। पारिस्थितिक निकेत में यदि संसाधन पर्याप्त हैं तो प्रजातियों की संख्या कम हो जाती है, गलत बात है, ज़्यादा हो जाती है। यदि किसी आवास में संसाधनों का समान वितरण होता है तो एकल प्रजाति का प्रभुत्व न्यूनतम हो जाता है, तो ये भी बात सही है। जब संसाधनों का समान बंटवारा होगा तो एक प्रजाति का प्रभुत्व भी कम हो जाता है। ठीक है, इसको मिलाइए तो वन्य जीव संरक्षण 1972 में आया था, पर्यावरण संरक्षण 1986 में आया था, जनजातियों एवं अन्य पारंपरिक वन निवासियों के वन अधिकारों को मान्यता आया था 2006 में। कब आया था ये? 2006 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे तो इसको आप मिला सकते हैं। और वन संरक्षण कब आया था? 1980 में। ठीक है, जो वन संरक्षण अधिनियम आया था वो 1980 में आया था, तो आप ध्यान रखेंगे, ये मैंने वीडियोज में बताए हैं। आगे बात करते हैं वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़े जाने वाले में भारत में पहला राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़। तो पहला राज्य है, मतलब उसने जीडीपी को, है ना, ग्रीन जीडीपी के रूप में परिभाषित किया है। जल निकाय में घनत्व प्रवणता को क्या कहते हैं? किसी जल निकाय में जैसे समुद्र में घनत्व की प्रवणता को, घनत्व कैसे बदल रहा है, उसको कहते हैं पिग्नोक्लाइन। हेलोक्लाइन लवणता कैसे बदल रही है, थर्मोक्लाइन तापमान कैसे बदल रहा है। ठीक है, आगे बात करते हैं सब पारितंत्र उत्पादकता के संदर्भ में समुद्री उत्प्रवाह है। समुद्र में अपवेलिंग होती है, समुद्र में जो सतह होती है निचली, ये होता है समुद्र की सतह, ये होती है तलहटी। तलहटी पर पोषक तत्व पाए जाते हैं, तो ये पोषक तत्व क्या होते हैं? यहाँ पर गर्म जल है, यहाँ पर ठंडा जल है, तो ये ठंडा जल यहाँ पर आता है ऊपर, ऐसा चक्कर चलता रहता है, इसको बोलते हैं उत्प्रवाह, अपवेलिंग। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि पोषकों को सतह पर लाकर इससे पोषक तत्व सतह पर आ जाते हैं और फाइटोप्लैंक्टन्स की संख्या बढ़ जाती है। पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र जो हैं उनके बारे में बताइए। पारिस्थितिकीय संवेदी क्षेत्र यानी इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन वे होते हैं जिन्हें वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत अधीन घोषित किया गया। गलत। जिन्हें पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत घोषित किया गया है वो है पारिस्थितिकीय संवेदी क्षेत्र। पारिस्थितिकीय संवेदी क्षेत्र को घोषित करने का प्रयोजन है कि उन क्षेत्रों में केवल कृषि को छोड़कर सभी मानव क्रियाओं पर प्रतिबंध लगाना। गलत। कृषि को छोड़कर और भी जो क्रियाकलाप हैं उन पर भी प्रतिबंध लगाया जाता है। ठीक है, सभी पर क्रियाकलापों पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाता, तो ना तो एक और ना दो सही है। ठीक है, पारिस्थितिकी की विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं है, तो ये बात गलत है। मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है, तो ये सही है। ठीक है, कौन मानव जनित जीवों का उदाहरण है? तो मानव जनित, मानव ने क्या बनाया है? फसली भूमि। आगे बढ़ लेते हैं। विश्व की सर्वाधिक प्रवाल भित्तियाँ उष्ण कटिबंधीय सागर जलों में मिलती हैं। सही बात है, जो उष्ण कटिबंधीय है। विश्व की 1/3 से अधिक प्रवाल भित्तियाँ ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस में मिलती हैं। बिल्कुल सही बात है।
उष्णकटिबंधीय वर्षावनों की अपेक्षा प्रवाल भित्तियाँ कहीं अधिक संख्या में जंतु संघों का परपोषण करती हैं, उनको भोजन देती हैं। तो तीनों बातें यहाँ पर सही हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 2 3। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सबसे पहले किसने रखा था? स्वराज पार्टी ने 1934 में झारखंड की रांची में मीटिंग हुई थी 1934 में स्वराज पार्टी की। ठीक है। स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्माण सभा का विचार प्रस्तुत किया था? तो एम एन रॉय साहब ने 1934 में बात कही थी कि भारत में एक संविधान निर्माण सभा होनी चाहिए जो संविधान बनाए। किसने कहा था? संविधान सभा अकेले ही देश के लिए एक स्वदेशी संविधान का निर्माण कर सकती है तथा सही मायने में पूरी तरह से लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर सकती है, वो कहा था महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, आगे बात करते हैं। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था, किसके द्वारा? तो संविधान सभा का निर्माण प्रस्ताव जो आया था वो आया था, है ना, वो जो हुआ था एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसने रखा था? निर्वाचित संविधान, तो वो रखा था क्रिप्स मिशन के द्वारा। किसके द्वारा रखा गया था? क्रिप्स मिशन के द्वारा उसको रखा गया था। ठीक है, इसके बाद क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभा और साथ ही भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य होंगे, तो ये गलत है ना। संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होंगे और भारतीय रियासतों के नामित सदस्य होंगे, तो ये सही होता अगर ऐसा लिखा होता। नया संविधान स्वीकार करने के लिए जो भी प्रांत तैयार नहीं होगा उसे यह अधिकार होगा कि अपनी भावी स्थिति के बारे में ब्रिटेन के साथ अलग संधि पर हस्ताक्षर करें, तो ये बात सही है क्रिप्स मिशन के बारे में। ठीक है, 1942 कैबिनेट मिशन जिसके तहत बनाया गया है अपना संविधान। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्माण परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो 10 लाख पर एक व्यक्ति को संविधान सभा में चुना गया था, 10 लाख, हर 10 लाख व्यक्तियों पर। कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? पैथिक लॉरेंस थे, स्टैफर्ड क्रिप्स थे, है ना, एवी अलेक्जेंडर थे, विलियम वुड इसमें शामिल नहीं थे। ये 1946 में भारत में आया था कैबिनेट मिशन, जिसके तहत संविधान निर्माण सभा का गठन किया गया था। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था किसके तहत? तो कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत। संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत किया गया था? तो सिंपल है, कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। आगे बढ़ते हैं। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद की उपसभापति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और इसके अध्यक्ष कौन थे? वायसराय। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो खाद्य और कृषि विभाग था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास। प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा कब हुई थी? तो घोषणा हुई थी 24 अगस्त 2000, है ना, तो 24 अगस्त 1946 को घोषणा हुई थी और बनी थी वो 2 सितंबर 1946 को, अगस्त के बाद सितंबर 1946 को, है ना। बेबल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी, तो सही बात है। बेबल का विचार था ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता, गलत। बंटवारा तो वो करना ही चाहते थे भारत का, तो पहला सही है केवल। कौन सा कथन संविधान सभा के विषय में सत्य है? यह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी, गलत। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार नहीं था। जो लोगों ने प्रांतों में जिनको विधायकों को चुना था वो विधायकों ने वोट दिया था संविधान सभा के सदस्यों को, तो वयस्क मताधिकार पर आधारित थी, गलत। यह वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, गलत। प्रत्यक्ष निर्वाचन भी नहीं था। बहुदलीय निकाय थी, तो ये सही है। उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया, तो ये भी सही है। ठीक है, 3 और 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी, सही है। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन, पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया, ये भी सही है। इसका निर्वाचन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया था, गलत। तो ये गलत है। इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 की अधिनियम की 6वीं अनुसूची पर आधारित थी। कर संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार जो वोट देने का अधिकार था वो कैसा था? सीमित था, सही बात है। तो ये बात है। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को किसने बनाया था? तो विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था उनको। ठीक है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य किसके द्वारा चुने गए थे? तो प्रांतीय विधानसभा द्वारा निर्वाचित हुए थे। आगे बात कर लेते हैं। बस संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? तो भारतीय प्रांतीय सभाओं द्वारा। ठीक है, तो इसको करेक्ट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कार्यभार संभालने से पहले संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे? तो अस्थायी जो सभापति थे वो कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। पहली बैठक हुई थी ना 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो 11 दिसंबर 1946 को जो बैठक हुई थी उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, है ना, स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो सच्चिदानंद सिन्हा, 9 दिसंबर 1946 को, अस्थायी अध्यक्ष। संविधान सभा की उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने 1946 में 9 दिसंबर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान का सभापति कब चुना गया था? तो 11 नवंबर 1946, 11 नवंबर 1946,
है ना। 11 जो होगा नवंबर नहीं होगा, वो दिसंबर ही होगा। 11 दिसंबर, 9 दिसंबर 1946 और 11 दिसंबर 1946, ठीक है। भारत की संविधान निर्माण सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो सिंपल है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसके बाद स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसके बाद संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, सही बात है। जवाहरलाल नेहरू को संविधान सभा में आमंत्रित नहीं किया गया था, गलत बात है ये, है ना। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसके प्रथम स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, गलत, ये अस्थायी थे। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की प्रथम बैठक का बहिष्कार किया था, ये सही है। तो 1 और 3 सही है। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? मनोनीत उपसभापति, तो पहले मनोनीत उपसभापति थे फ्रैंक एंथनी, बाद में बन गए थे एच सी मुखर्जी स्थायी, ठीक है, ध्यान रखना है उपसभापति। इसके बाद भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी, कब स्थापना की गई थी? 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। इसके बाद बात कर लेते हैं संविधान सभा का गठन कब हुआ था? दिसंबर 1946 को। वही बात, देखिए क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। पहली बैठक कब हुई थी? तो वही है 9 दिसंबर 1946 को, आप इसको देख सकते हैं, है ना। जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? तो 5वीं इन्होंने रखा था। जो प्रस्ताव देखिए 9, 10, 11, 12, 13, तो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, 13 दिसंबर 1946 को। जो 22 जनवरी, है ना, एक महीने बाद 22 जनवरी 1947 को पारित भी हो गया था उद्देश्य प्रस्ताव, और उस उद्देश्य प्रस्ताव को वर्तमान में हम उद्देश्य का या प्रस्तावना के नाम से जानते हैं। नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया था? तो कब प्रस्तुत किया था? 13 दिसंबर 1946 को। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित कब किया गया था? तो 22 जनवरी 1947 को, ये बात होगी। संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने रखा था, है ना, उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया था? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखा गया था। संविधान सभा के निर्माण, है ना, सब भारतीय संविधान के निर्माण के संबंध में कौन सा सही है? पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान द्वारा स्वीकार किया गया था संविधान के निर्माण पर असर था, बिल्कुल सही बात है। उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है, सही है। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है, ये भी सही है। राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं, गलत। राज्य के मुखिया यानी राष्ट्रपति को लोग प्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं, गलत। तो गलत जो है ना, अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है उनको, तो 1, 2, 3 करेक्ट होगा। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? कुल मीटिंग्स हुई थी 12। कुल कितनी मीटिंग्स, अधिवेशन हुए थे? 12। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि बताइए। तो सबसे अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को, है ना। इस दिन है ना जनगण मन गाया गया था, है ना। जनगण मन को राष्ट्रीय गान के रूप में अधिग्रहण वो मतलब माना गया था, और इस पर हस्ताक्षर भी किए थे भारतीय संविधान पर। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान को कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था, ठीक है। तो इस संविधान सभा के बारे में बताइए। संविधान का सभा का अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ था, सही बात है। इसमें अंतिम अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति पद पर विधिवत निर्वाचित घोषित किए गए थे, तो ये भी बात बिल्कुल सही है, तो दोनों सही हैं। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो पहले उपाध्यक्ष थे कौन? एच सी मुखर्जी। इस प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेस के सदस्य थे के एम मुंशी। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले थे बी टी कृष्णामाचारी। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। इसको आप मिला लेंगे। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो वी एन राव संवैधानिक सलाहकार थे। संविधान का प्रथम प्रारूप किसने किया था? तो वी एन राव द्वारा ही प्रारूप तैयार किया गया था। संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? तृतीय वाचन तो इस, है ना, संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ था? नवंबर 26, 1949, ठीक। भारत संविधान लागू कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, ठीक। 26 जनवरी को क्यों ही लागू किया गया था? क्योंकि इस कांग्रेस ने स्थिति को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। जो लाहौर अधिवेशन हुआ था ना 1929 में, उसमें कहा गया था कि हम 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज के रूप में, स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे, तो इसलिए संविधान को लागू किया था। भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को, क्योंकि इस दिन संविधान बन गया था, अंगीकृत हो गया था। नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को बढ़ाने के लिए संविधान दिवस प्रतिवर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है, सही बात है ये तो। 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक प्रारूपण समिति बनाई थी, गलत। प्रारूप समिति बन चुकी थी 1947 में, है ना। तो
ये तो गलत है। 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? भारत की संविधान सभा ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया था। तो एक सही है और दूसरा गलत है। भारतीय संविधान को किसने अपनाया था? तो भारत की संविधान सभा ने। आगे बढ़ लेते हैं सब, है ना। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो संविधान सभा ने, है ना। भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया था, अधिनियमित? तो 26 नवंबर 1949। किन घटनाओं पर विचार कीजिए और सही कालक्रम में रखिए। तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946, प्रवृत्त होने की तिथि 26 जनवरी 1950, अंगीकृत और अधिनियमित किया गया 26 नवंबर 1949, प्रारूप समिति की नियुक्ति 1947, है ना। तो आप इसको क्रम से रख सकते हैं आप, है ना। बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? तो बम्बई प्रेसिडेंसी से नियुक्त हुए थे बी.आर. अम्बेडकर साहब। भीमराव अम्बेडकर साहब का जन्म मृत्यु कब हुई थी? तो 1891 में जन्म हुआ था, महू में, इंदौर, है ना, मध्य प्रदेश के इंदौर के महू में। 1956 में मृत्यु हुई थी दिल्ली में। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम के पारित होने के रूप में हुई। सही बात है। तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था दिसंबर नवंबर 1930 में, ठीक है। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या आया? भारत शासन अधिनियम आया था, ठीक है, 1932 में। ये मैंने 30 बता दिया आपको यार। तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1932 में, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया था। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। आगे बात कर लेते हैं। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। सही बात है। इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। ये भी सही बात है। गृहीत माने दूसरे देशों से बहुत सारी चीजें ली गई हैं, लेकिन भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है क्योंकि इसको गृहीत संविधान कहा जाता है। तो मतलब दोनों बात सही है, लेकिन स्पष्टीकरण सही नहीं है, सही स्पष्टीकरण नहीं है। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने की थी? तो वो मौलाना आज़ाद ने बात की थी कि जो संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 साल के लिए रोक दिया जाए, अभी मताधिकार ना दिया जाए। किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो पार्टी है उसको राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? तो महात्मा गांधी ने कहा था। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। तो ये किसने कहा था? तो आइवर जेनिंग्स ने कहा था कि इसमें अल्पसंख्यक जो लोग हैं उनकी भावनाओं को कम करके आंका है संविधान ने। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, ये किसने कहा था? तो ये ऑस्टिन ने कहा था, ठीक है। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? तो 15 थी। आगे चलते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है? देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जहां पर सार्वजनिक क्षेत्र नहीं, सरकारी क्षेत्र के साथ निजी क्षेत्र भी काम करते हों, वो होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो आप देख लेंगे ये सब मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, तो ये सेम ही क्वेश्चन है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था एक अल्पविकसित अर्थव्यवस्था है, यानी विकासशील बोल सकते हैं जिसको, मिश्रित भी है। जॉन मेनार्ड कीन्स है ना, अर्थव्यवस्था के जनक हैं, अर्थशास्त्र के। गलत। जो जनक हैं एडम स्मिथ हैं, अर्थशास्त्र के जनक, ठीक है। तो ध्यान रखना है, ये सब आप कर लेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, ठीक है, समाजवादी, मिश्रित। तो सिंपल है, मिश्रित है। भारत कैसी है? तो एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था है, इसमें श्रम आधिक्य है, लेबर ज़्यादा है। अल्पविकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या होती है? तो प्रति व्यक्ति कमाई होती है, पूंजी निर्माण की निम्न दर होती है, निम्न आश्रितता अनुपात नहीं होता, ज़्यादा आश्रितता अनुपात होता है, तृतीय क्षेत्र में अधिक कार्यबल नहीं होता, मतलब सेवा क्षेत्र में ज़्यादा कार्यबल नहीं होता है, कृषि क्षेत्र में ज़्यादा कार्यबल होता है। तो पहला दूसरा सही है। सही ढंग से समझाता है कि भारत अल्पविकसित अर्थव्यवस्था है, तो मतलब आय का असमान वितरण सही है, उच्च निर्भरता दर है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि की धीमी दर है, बैंक और वित्तीय क्षेत्र में परिवर्तन, इसका कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो 1 2 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, या उपरोक्त सभी भी हो सकता है, देख लीजिए आप उसको। कौन सी विशेषताएं भारतीय अर्थव्यवस्था को विकासशील श्रेणी में रखती हैं? तो कृषि मुख्य व्यवसाय है, इससे विकासशील है। प्रचंड बेरोजगारी भी है, कृषि में छिपी हुई बेरोजगारी है। मानव पूंजी की निम्न गुणवत्ता है, प्रोटीन का प्रति व्यक्ति सेवन उच्च होना, ये तो गलत है। तो 1 2 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये भारत कैसी अर्थव्यवस्था है? तो सिंपल विकासशील अर्थव्यवस्था है। अर्थव्यवस्था कैसी है? तो विकासशील है। आर्थिक क्रिया क्या नहीं है? स्वैच्छिक समाज सेवा आर्थिक क्रिया नहीं है। आर्थिक क्रिया वो जो इसमें पैसा है मिलता हो, किसानी, परिवहन, नौकरी, ये सब आर्थिक क्रिया है। स्वैच्छिक समाज सेवा आर्थिक क्रिया नहीं है। कौन सा लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था का नहीं है? तो प्राकृतिक संसाधनों की कमी, श्रम की न्यून कार्य क्षमता, ये है ना। तो लक्षण ए भी है, श्रम की न्यून कार्य क्षमता, प्रति व्यक्ति कमाई, पूंजी निर्माण की न्यून दर। प्राकृतिक संसाधनों की कमी, एक कमी नहीं है भारत में संसाधनों की, क्या संसाधन तो भरपूर है।
देश की वृद्धि में निम्न में से कौन सा अनार्थिक तत्व है? आर्थिक ना होकर। पूंजी आर्थिक है, पूंजी संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, शक्ति संसाधन, जबकि सामाजिक व्यवहार अनार्थिक है, यानी इसमें समाज की बात होती है, पैसे की बात नहीं होती है। आर्थिक सुधारों के द्वितीय प्रजनन में सरकार द्वारा किए गए हैं का भाग क्या नहीं है? तो न्यायिक प्रणाली में सुधार सरकार थोड़ी करेगी, न्यायिक प्रणाली में सुधार न्यायपालिका करेगी। तेल के क्षेत्र में सुधार सरकार करेगी, सार्वजनिक क्षेत्र में सुधार करेगी, शासकीय और सार्वजनिक संस्थाओं में सुधार करेगी, है ना। विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है? तो व्यक्ति और राज्य दोनों की। मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है। रॉबर्ट ब्रूसफुट क्या थे? रॉबर्ट ब्रूसफुट एक थे पुरातत्वविद, इतिहास यहाँ से स्टार्ट होता है। इन्होंने सबसे पहले भारत में, है ना, पर जो पाषाणकालीन चीज़ें थी उनकी खोज की थी। कोपेनहेगन संग्रहालय डेनमार्क में है, उसकी सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगी विभाजन किया गया है थॉमसन के द्वारा। किसने किया है? थॉमसन ने। के पाषाण काल एक था, एक कांस्य युग था और उसके बाद लौह युग था। भारतीय इतिहास के संदर्भ में अलेक्जेंडर री, एच लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट स्वेल, जेम बर्गेस, वॉल्टर इलियट क्या थे? तो ये सब पुरातात्विक उत्खनन से संबंधित व्यक्ति हैं, है ना, पुरातत्वविद हैं ये सब। उत्खनन प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ था? तो पशुपालन मध्य पाषाण काल में पशुपालन प्रारंभ हुआ था। कुत्ता सबसे पहले पशुपालन बनाया गया था। पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो आदमगढ़, मध्य प्रदेश में आदमगढ़ जो है ना, होशंगाबाद में, वहाँ से मिले हैं। किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं महदहा से, प्रतापगढ़ में है महदहा, ध्यान रखना है। हड्डी के उपकरण मिले हैं यहाँ से, उत्तर प्रदेश के। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में कहाँ से मिले हैं? तो महदहा, करेक्ट आंसर महदहा हो जाएगा। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से मिले हैं? तो ये भी दमदमा, ये भी प्रतापगढ़ में, दमदमा से मिले हैं, ठीक है। खाद्यान्नों की कृषि सबसे पहले कब हुई? तो खाद्यान्नों की कृषि हुई नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल तभी माना जाता है जब कृषि मानव ने की। मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला? तो नर्मदा घाटी में, हथनोरा, आपने सुना होगा। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी से प्राप्त हुआ? तो है ना, नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ है, ध्यान रखना है। मानव द्वारा सबसे पहले प्रयुक्त किया गया अनाज क्या था? तो जौ था, ठीक है, जौ। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो लहुरा देव से, है ना। संत कबीर नगर में लहुरा देव है, यहाँ से साक्ष्य मिलते हैं सबसे प्राचीनतम, ध्यान रखेंगे। अगर लहुरा देव नहीं होगा तो फिर बलूचिस्तान में, पाकिस्तान में मेहरगढ़ है, उस वो होता अगर लहुरा देव नहीं है तो, है ना। कुलढेवा से सबसे पहले चावल के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। लेकिन मेहरगढ़ से भी पुराना है लहुरा देव, ध्यान रखना है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो अब यहाँ पर लहुरा देव नहीं है, तब हम मेहरगढ़ लगा देंगे, ठीक है। अगर वो चावल के पूछते तो कुलढेवा लगा देते। नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में किस स्थान पर कृषि के विद्या के है ना, प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो मेहरगढ़ करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। आगे बात कर लेते हैं। भारत में पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो मेहरगढ़ से। पशुपालन होगा तो कृषि, कृषि होगी तो पशुपालन भी होगा। उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इस प्रदेश के अनेक उत्खनन पुरास्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं, सही बात है। जैसे लहुरादेव, संत कबीर नगर। प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न जौ और धान है, तो जौ नहीं है, धान ही है, राइस है मुख्य रूप से, तो ये पहला सही है। उस स्थल का नाम बताएं जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़। स्थायी जीवन माने जहाँ पर कृषि होगी वो स्थायित्व हो जाएंगे। किन स्थानों से मध्यपाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं? तो बागौर राजस्थान में मध्यपाषाण काल के पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। किसको चालकोलिथिक, चालकोलिथिक का मतलब होता है ताम्रपाषाण युग कहा जाता है, ठीक है। तो जब पत्थर के साथ साथ तांबे के औजार बनाए जाने लगे। आहड़ सभ्यता, ये सब है ना, आहड़ सभ्यता राजस्थान की पीसीएस का क्वेश्चन है। आहड़वासी तब तांबा गलाना जानते थे, ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, ये गलत है। धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का साधन था, यहीं से काले रंग के मृदभांड मिले हैं, तो ये जरूरी नहीं है, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए आप। आहड़ अथवा बना संस्कृति किस संस्कृति के समकालीन थी? तो ये समकालीन थी, आहड़ या बना संस्कृति हड़प्पा संस्कृति के समकालीन थी, ठीक है। किस एक पुराय स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा स्थल तक की सांस्कृतिक अवशेष मिलती है? तो वो है मेहरगढ़। पाषाण संस्कृति के भी और हड़प्पा संस्कृति के भी यहाँ से साक्ष्य मिलते हैं। नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। नवदा टोली किस राज्य में है? ठीक है, तो नवदा टोली कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है कहाँ पर? तो ये दक्षिण भारत में मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। राख का टीला किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? ठीक है, राख का टीला कहाँ से मिला है? संगन कल्लू, याद रखेंगे इसको आप। इसके बाद आगे बात करते हैं, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गुफाओं के शैल चित्र, है ना, गुफाओं में पत्थरों पर चित्र बने हुए हैं, शैल चित्र। प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए भीमबेटका प्रसिद्ध है, सिंपल है।
भीमबेटका की गुफाएं कहाँ हैं? तो मध्य प्रदेश के रायसेन में है, अब्दुल्लागंज में, पढ़ लेंगे आप। भारत में किस सलासर से सबसे ज़्यादा चित्र प्राप्त हुए हैं? तो भीमबेटका से, है ना। पहली बार भीमबेटका गुफा को किसने देखा था? तो BS बाकड़कर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं आगे। विष्णुधर बाकड़कर ने भीमबेटका के शिलाश्रम की खोज कब की थी? तो 1957-58 में की थी। आगे बात करते हैं भीमबेटका को किसने खोजा था? तो वही है विष्णुधर बाकड़कर। ताम्राश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते? ताम्राश्म काल में यानी कैलकुलेटिक युग में। तो उत्तर से दक्षिण की ओर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल का भी साक्ष्य मिला है? तो वो मिला है बुर्ज होम से। कहाँ से? बुर्ज होम, है ना, कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में। मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य बुर्ज होम। गर्त आवास भी मिले हैं। गर्त आवास के साक्ष्य फिर से बुर्ज होम। गर्त आवास का मतलब गड्ढे यानी नीचे, जमीन के नीचे आवास। अब इसमें आप मिलाइए तो ताम्रपाषाण काल, है ना, नवपाषाण काल, मध्यपाषाण काल, पुरापाषाण काल, ठीक है। तो आप इसको मिलाना है, ठीक है। तो भीमबेटका में जो गुफा में चित्रकारी हुई है वो ही है मध्यपाषाण काल, ठीक है। तो इसको आप इससे मिला देंगे। नवपाषाण काल जो है, पुरापाषाण काल सबसे पहले सोहन नदी घाटी से स्टार्ट हुई है। इसके बाद ताम्रपाषाण काल बनास घाटी से है। तांबा का यूज किया था बनास, जो कि राजस्थान में भी पड़ रहे थे। नवपाषाण काल में बुर्जहोम, ठीक है। इसको मिलाना है किस राज्य में क्या है। डीडवाना कहाँ पर है? तो डीडवाना राजस्थान में है ना। नेवासा कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ईसमपुर कहाँ है? तमिलनाडु में है। गुड़ियाम गुफा कहाँ पर है? तमिलनाडु में, है ना। ये कर्नाटक में है ईसमपुर, बाकी ये तमिलनाडु में है। बुर्जहोम में शैलकृत देव मंदिर, गलत। बुर्जहोम में देव मंदिर थोड़ी मिले हैं, बुर्जहोम में मंदिर नहीं मिले हैं, बुर्जहोम में गर्त आवास मिले हैं। चंद्र के तेतुगढ़ जो बंगाल में है उसमें टेराकोटा कला मिली है, सही बात है। गणेश्वर से ताम्र कलाकृतियाँ मिली है, ये भी सही बात है। गणेश्वर राजस्थान में है। चंद्र केतुगढ़ अभी मैंने बताया कि ये उड़ीसा में नहीं है, ये पश्चिम बंगाल में है। ये बंदरगाह स्थल था। इनामगांव महाराष्ट्र में है, ताम्रपाषाण स्थल था। मंगडू केरल, महापाषाण स्थल, ये भी सही है। सालिहुंगडम आंध्र प्रदेश, शैलकृत गुफा मंदिर, यहाँ पर शैलकृत गुफा मंदिर नहीं थे, ठीक है। तो इसमें 2 और 3 सही है। किस सलासर से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? सबसे ज़्यादा कहाँ से मिले हैं? तो सबसे ज़्यादा मिले हैं लेखइया से। कहाँ से मिले हैं? लेखइया से मानव कंकाल मिले हैं। भारतीय पुरातत्व का जनक किसको कहते हैं? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहते हैं। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? तो भोपाल में है। इसके बाद आगे बात करते हैं मानव सभ्यता के विकास की कहानी दर्शाने वाला देश का सबसे बड़ा संग्रहालय, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, उसी का नाम है। कहाँ पर है? भोपाल में है। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह आश्रित होता है अर्थव्यवस्था पर। मानव समाज किस पर आश्रित होता है? अर्थव्यवस्था पर, है ना। हड़प्पा सभ्यता किससे संबंधित है? सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यता किससे संबंधित है? तो आद्य ऐतिहासिक युग से, प्रोटो, है ना, हिस्टोरियन युग, क्योंकि यहाँ पर आधी अधूरी जानकारी मिलती है हमको। जो जानकारी मिलती है हम इसकी लिपि को तो पढ़ नहीं पाए हैं, है ना। तो ये आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है, जबकि जो पाषाण काल है वो प्राग ऐतिहासिक काल से संबंधित है। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि जो आर्य लोग थे वो इसके बाद आए थे। तो आर्य लोग बसे थे गांव में, जबकि ये लोग बसे थे नगरीय में, तो नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण क्या है? यहाँ की मृदभांड, जो मिट्टी के बर्तन हैं, उस कारण से पहले रखा जाता है इसको। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इनके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, ये तो सही है। इसके पास चित्रलेखी लिपि थी, ये भी सही है। सिंधु घाटी के पास चित्रलेखी लिपि थी। लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था, तो सभी बातें सही हैं इसमें से। लोहे का ज्ञान नहीं था, है ना, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो हड़प्पा संस्कृति के बारे में जानने के लिए आप पुरातात्विक खुदाई के बारे में, है ना, ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है? तो मोहरें हैं, वहाँ से जो मोहरें मिली हैं। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में कौन सा कथन जोड़ा सही नहीं है? तो आप देख लीजिए। एम रफीक मुगल, हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रणाली, ये गलत है। एम रफीक मुगल ने कहा था कि जो हड़प्पा सभ्यता है वो भारत के लोगों ने ही बनाई है। बाकी EH मैकी ने कहा था सुमेर से लोगों का पलायन हुआ था यहाँ पर। मार्टिमर भीलर ने कहा था पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवासन हुआ था। अमलानंद घोष ने कहा था हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता से हुआ है। तो ये तीनों सही हैं। बाकी एम रफीक जो मुगल हैं उन्होंने वो बात नहीं कही थी। अब स्थल किसने खोजे हैं? हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी, है ना। तो आप इसको मिला लेंगे, ए का तीसरा। अब आप इसको मिलाकर देख लेंगे, ए का तीसरा केवल सी ऑप्शन में है, तो आप मिलाकर देख लेंगे और याद कर लेंगे कि इसका कौन सा आंसर है। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? हड़प्पा से चांदी के साक्ष्य मिलते हैं। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ है?
तो जो मिट्टी के रंग हैं उसमें ना मिट्टी के किस रंग का प्रयोग हुआ है, लाल रंग का प्रयोग हुआ है। ठीक है, आगे बात करते हैं। मूर्ति पूजा का प्रारंभ कब से माना जाता है, तो पूर्व आर्य से यानी हड़प्पा सभ्यता से, क्योंकि यहाँ पर मातृ देवी की पूजा की जाती थी। पशुओं में से किसी एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा में निरूपण नहीं हुआ है, तो हाथी, बाघ, गैंडा का हुआ है, गाय का निरूपण नहीं हुआ है। ठीक है, कौन सा हड़प्पा स्थल नहीं है, तो चन्हुदड़ो है, कोटदीजी भी है, देसलपुर भी है। सोहगौरा नहीं है, सोहगौरा तो ये जो पड़ जाता है, सोहगौरा ये पड़ता है आपका उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से में, है ना, गोरखपुर तरफ। तो ये तो अशोक का यहाँ पर स्तंभ था। बाकी चन्हुदड़ो, कोटदीजी, देसलपुर ये सब भारत और पाकिस्तान की सीमा पर है। तो ये हड़प्पा थे। लोथल में क्या हुआ था, तो लोथल में गोदीबाड़ा था यानी बंदरगाह था। कालीबंगा में जुता हुआ खेत मिला था। बनावली में पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति। धौलावीरा में हड़प्पन लिपि के लिए बड़े आकार के 10 चन्नों वाला एक शिलालेख मिला है। तो इसको आप इस प्रकार से मिला सकते हैं। जुते हुए खेत की खोज कालीबंगा, याद रखेंगे आप। जुते हुए खेत कालीबंगा, याद रखेंगे आप। फिर से मिलाएंगे आप एक बार। हड़प्पा में मिला है समाधान R37, लोथल में गोदी है, मोहनजोदड़ो में नर्तकी की मूर्ति, कालीबंगा में जुता हुआ खेत। ठीक है, सूची फिर से मिलाना है। नदियों के किनारे हड़प्पा रावी के तट पर थी। हस्तिनापुर जो था वो गंगा के तट पर था। नागार्जुन कोंडा और पैठन, इसको आप मिला लीजिएगा एक बार कि एक किस नदी के तट पर थी। आप इसको ऑप्शन से देखेंगे तो आप करेक्ट कर पाएंगे। हड़प्पा किस नदी के तट पर था, रावी। ठीक है, संदर्भ सप्ताह का महान स्नानागार कहाँ से मिला है, स्नानागार और अन्नागार दोनों मोहनजोदड़ो से मिले हैं। ठीक है, विशाल स्नानागार तो मोहनजोदड़ो से मिला है। कौन सा कथन असत्य है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, सही है। व्यापार वाणिज्य उन्नत अवस्था में, सही है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी। लोग लोहे से परिचित थे, गलत है। लोग तांबे से परिचित थे, ताम्रपाषाण काल था। कांसे से परिचित थे। हड़प्पा की खुदाई में मिले अवशेषों के आधार पर क्या सही नहीं है, इस सभी तरह के निर्माण कार्य के लिए एक ही प्रकार की ईंट का उपयोग किया जाता था, गलत। अलग आकार होता था ईंटों का। मुख्यतः सभी घर एक मंजिला ही बनाए जाते थे, गलत। बहुमंजिला भी मकान थे। मुख्यतः सड़कें औसतन 10 मीटर होती थी, तो केवल ये बात सही है, सड़कें की चौड़ाई 10 मीटर होती थी। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, तो सही बात है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा के लिए सही बात है। अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए सही बात है। अपने उद्योगों के लिए, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी चारों। किसका सुमेल सही नहीं है, तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, लोथल गुजरात में है, कालीबंगा राजस्थान में है, हरियाणा में नहीं है, रोपड़ पंजाब में है। ध्यान रखेंगे आप, ये हड़प्पा के स्थल हैं, है ना। इसके बाद इनको लगाना है कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी हैं, तो उत्तर प्रदेश में है एक हुलास जो कि पड़ता है आलमगीरपुर पड़ता है मेरठ में, हुलास पड़ता है मुजफ्फरनगर में। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। हड़प्पा का स्थल गुजरात में कौन सा है, तो गुजरात में मैंने बताया अभी लोथल है, जो कि एक बंदरगाह भी था, है ना। हड़प्पा संस्कृति के स्थल उनकी स्थिति संबंधी कौन सा एक सम्मिलित नहीं है, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, बनावली हरियाणा में है, सबसे बड़ा स्थल है ये भारत में। दाइमाबाद महाराष्ट्र में, राखीगढ़ी राजस्थान में ना होकर राखीगढ़ी भी कहाँ पर है, राखीगढ़ी है हरियाणा में, ध्यान रखना है। ठीक है, अब ये कहाँ पर है, मांडा कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है। दाइमाबाद कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। कालीबंगा कहाँ पर है, राजस्थान में। राखीगढ़ी कहाँ पर है, हरियाणा में, राखीगढ़ी। ठीक है, आगे बात करते हैं। बालू कहाँ पर है, मांडा कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में, है ना। पाडरी कहाँ पर है, तो पाडरी जो है गुजरात में है। हुलास कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। बालू कहाँ पर है, हरियाणा में। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको मिला सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सी सिंध में अवस्थित है, सिंध क्षेत्र में मोहनजोदड़ो और चन्हुदड़ो दोनों स्थित थे, सिंध नदी के क्षेत्र में, याद रखना इसको आप। मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है, तो ये है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। ठीक है, चन्हुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था, आप इसको देख सकते हैं, है ना। इतने डिटेल में क्वेश्चन है ना, पूछे नहीं जाएंगे। हड़प्पा कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है, तो हड़प्पा जो है वो पाकिस्तान में है। कालीबंगा, लोथल, आलमगीरपुर ये सब भारत में है। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी कहाँ पर है, तो रंगपुर भारत के सौराष्ट्र में है, गुजरात में है। ठीक है, रंगपुर हो गया आपका। दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है, कहाँ का, तो इसका कमेंट बॉक्स में आप आंसर जरूर देंगे, दधेरी कहाँ का है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में है, तो भारत में है इसमें लोथल। वह हड़प्पी नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है, तो लोथल किस नदी के तट पर थी, भोगवा। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थल है, कहाँ पर, गुजरात में। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन था, लोथल। कौन सा हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह है, लोथल। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर का नाम क्या है जिसका पश्चिम एशिया से व्यापारिक संबंध था, लोथल, है ना, बंदरगाह था। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी, सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी, पक्की ईंट से बनी इमारत ये भी थी। प्रथम असली मेहराव, गलत है ये तो। पूजा स्थल नहीं थे। कला और वास्तुकला इतना ज़्यादा नहीं था। पक्की ईंट से बनी इमारत, इसमें इसको लिख सकते हैं। कला और वास्तुकला भी लिख सकते हैं आप, तो इसमें
इसको ई लगा देंगे, उपर्युक्त में से एक से अधिक। किस सिंधु घाटी स्थल पर हल की खोज हुई है? हल की खोज बनावली से हुई है, बनावली आप याद रखेंगे, हल बना लिया ऐसे याद रख लेंगे। किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? बनावली से। सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है पाटलिपुत्र, कालीबंगा, रोहड़, लोथल सब संबंधित हैं। पाटलिपुत्र तो मौर्य काल में आया। भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल कौन सा है? तो सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? मैंने बताया राखीगढ़ी भारत में सबसे बड़ा है, जो कि हरियाणा में है। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल कौन सा है? राखीगढ़ी है, ध्यान रखेंगे। जिन नदियों के तट पर बसी थी वे कौन सी थी? सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु के तट पर, चिनाव के तट पर, झेलम के तट पर, गंगा के तट पर ये है ना नहीं थी। तो इसमें 1 2 3 है क्या? हाँ, इसमें 1 2 3 है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसमें आप। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृ शक्ति में, इसको आप याद रखेंगे। मातृ देवी की प्रतिमा पूजा करते थे किसकी? पशुपति की पूजा करते थे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पशुपति हो जाएगा। इसके बाद मोहनजोदड़ो हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो सर जॉन मार्शल के निर्देशन में खुदाई हुई थी। कौन सुमिलित नहीं है? हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की थी, लोथल की SR राव ने, सुरकोटदा JP जोशी, BK थापड़। आप बताइएंगे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या होगा। थोड़ा आप लोगों को सर्च भी करना है। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्विक जो इसकी महत्व को नहीं समझ पाए थे वो थे अलेक्जेंडर कनिंघम, जिनको भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है। हड़प्पा मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित कौन नहीं थे? तो इसमें से कौन नहीं थे? तो ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए कौन इससे संबंधित नहीं थे। सुरकोटदा नामक हड़प्पा संस्कृति के स्थल की खोज किसने की थी? तो ये भी आप बताएंगे, ठीक है। सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं कालीबंगा से, हर घर में कुएं, ठीक है। सही कालानुक्रम बताइए। तो भारत में सबसे पहले क्या हुआ? नगर संस्कृति आई, उसके बाद लोहे का हल आया आर्य संस्कृति में, उसके बाद आहत मुद्रा चांदी के सिक्के, फिर बाद में सोने के सिक्के। इस प्रकार आप इसको लगा सकते हैं, ठीक है। निम्न धातु का प्रयोग किया सबसे पहले? तो तांबा का प्रयोग किया मानव ने। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पी संदर्भ में मिला है कहाँ से? तो हाथी दांत मिला है लोथल से, ठीक है, ध्यान रखना है। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है, ठीक है। घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित क्या है? तो घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थल है बनावली, ठीक है, बनावली है, ध्यान रखेंगे इसको। मोहनजोदड़ो हड़प्पा अब नगर विलुप्त हो चुके हैं, वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। तो सही बात है, लेकिन सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर सही स्पष्टीकरण ए का नहीं है। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? शैलकृत स्थापत्य मतलब जहाँ पर चट्टानों को काटकर कुछ बनाया गया, तो वो धौलावीरा से मिले हैं। धौलावीरा में चट्टानों को काटकर एक है ना बहुत बड़ा तालाब बनाया गया था, ठीक है। धौलावीरा जिस राज्य में हुआ है, कहाँ है? गुजरात में है, ठीक है। हड़प्पी नगर 3 भागों में बटा हुआ था। धौलावीरा जो था वो 3 भागों में बटा हुआ था, ध्यान रखेंगे इस बात को आप। 3 नगरों में कौन सा बटा हुआ था? धौलावीरा, फिर से आ गया, है ना। जल संचयन देखो वो आ गया, प्राचीन नगर उन्नत जल संचयन प्रबंधन प्रणाली जहाँ बांध बने गए थे, ठीक है, तो वो कहाँ था? धौलावीरा, ठीक है। 3 नगर धौलावीरा। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था धौलावीरा, फिर से जल प्रबंधन। द्विसव संस्कार कहाँ से मिले हैं? डबल बोरियल, तो ये कालीबंगा से भी मिले हैं और ये है ना धौलावीरा से भी मिले, तो कालीबंगा इसका बेस्ट आंसर होगा। हड़प्पन स्थल सनौली के अभी हाल में उत्खनन से प्राप्त हुए, तो सनौली उस समय चर्चा में रहा होगा, तो मानव समाधान मिले थे वहाँ से। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का प्रारंभ सबसे पहले किसने किया था? भारत ने। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किसने किया था? तो भारत ने, है ना। इसके बाद लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं। उनकी विशाल और मंदिर होते थे, महल मंदिर, गलत। देवी देवताओं दोनों की पूजा करते थे, ये हो सकता। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे, तो गलत है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में विचार कीजिए। यह प्रमुख लौकिक सभ्यता थी, उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे, तो दोनों सही हो गए, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित विख्यात वृषभ मुद्रा बैल की मोहर मिली है? तो वो मिली है मोहनजोदड़ो से। आगे बात कर लेते हैं हम सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में किस वृक्ष की आकृति मिलती है? तो किस वृक्ष की आकृति मिलती है? पीपल की। आगे बढ़ लेते हैं हम, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो गाय के प्राप्त नहीं हुए, अभी मैंने पहले ही पढ़ा था, ठीक है। कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं मतलब परिचय था? तो घोड़ा का नहीं था, हालांकि सुरकोटदा से घोड़े की अस्थि पंजर मिले हैं, सुरकोटदा से। IIT खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों की ना के बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण था? तो उन्होंने 900 वर्ष बताए थे कि 900 साल पानी नहीं बरसा था।
मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण युक्त देवता कहाँ से मिले हैं? तो आप इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी? तो नील नदी के तट पर मिस्र की सभ्यता पनपी थी। दुनिया की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता कौन सी है? तो सबसे प्राचीन सभ्यता जो है वो मेसोपोटामियाई सभ्यता है, इराक में। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? सुमेरिया सभ्यता है, जिसने लेखन कला का विकास किया था। तो इस वीडियो में हमने लगभग 400 प्रश्नों को कंप्लीट किया है। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।